तो भाई सोचो एक इंसान की जिंदगी कितनी बर्बाद हो सकती है। जब भी वो सोने की कोशिश करे, लिटरली अगले ही सेकंड एक ऐसी नाइटमेयर दुनिया में जाग जाए जो मॉन्स्टर्स से भरी पड़ी हो। वहां सरवाइव करना तो दूर की बात, जिंदा रहना भी लगभग इम्पॉसिबल था। और जब वो वहां मर जाए, वापस अर्थ पर यही साइकिल चलती रही 12 साल से। 12 लॉन्ग ईयर्स किम वुजन इस थका देने वाले लूप में फंसा हुआ था। मरने का दर्द उसे उसकी आदत हो गई थी, लेकिन 12 साल से एक पल की भी नींद नहीं। वो एग्जॉस्शन ऐसी थी जो हड्डियों तक उतर जाए। उसने डॉक्टर्स देखे, स्पेशलिस्ट देखे, हर कोई हाथ खड़े कर देता था, कुछ नहीं पता इसे क्या हो रहा है। तो उसने खुद डिसाइड किया, अगर उस नाइटमेयर वर्ल्ड में सर्वाइव करना है तो उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। वेपन्स, मार्शल आर्ट्स, जंगल सर्वाइवल, मिलिट्री टैक्टिक्स, जो भी उसे थोड़ी देर और जिंदा रख सके वो सब सीख डाला। धीरे धीरे मरना कम होने लगा, लेकिन असली प्रॉब्लम बन असम नींद। वो कभी नहीं गई। उसकी एक ही ख्वाहिश थी, एक बार, बस एक बार अपने बिस्तर पर लेट के सो जाना। इतनी सिंपल सी चाहत। फिर एक दिन अचानक नाक से खून बहने लगा। कुछ समझ आता इससे पहले सब धुंधला हो गया और वो वहीं खून के पूल में मर गया। जब आंखें खुली तो अजीब सी शांति थी, जैसे पहली बार प्रॉपर नींद ली हो। लेकिन जो नजारा सामने था उसे खुश होने का कोई मौका नहीं दे रहा था। वही नाइटमेयर वर्ल्ड, वही जगह। फर्क सिर्फ इतना था, इस बार कोई सेकंड चांस नहीं था। ये रियलाइजेशन ही रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। और ऊपर से एक जायंट लिजर्ड मॉन्स्टर पास में घूम रहा था। लेकिन किम वुजन घबराया नहीं। 12 साल का एक्सपीरियंस था उसके पास। वो यहाँ का टॉप प्रेडेटर बन चुका था। एक झटके में हाइडिंग स्पॉट से निकला और उस मॉन्स्टर को सिंगल क्लीन स्ट्राइक में 2 टुकड़ों में काट दिया। फिर उस कॉर्प्स से कोर निकाला। दिखने में डिस्गस्टिंग था, लेकिन उसने बिना रुके निगल लिया, क्योंकि उसने एक यूनिक एबिलिटी डिस्कवर की थी। जितने मॉन्स्टर कोर्स खाओ उतनी उनकी पावर्स तुम्हारी। प्लान था पहले किसी सेफ ब्राइटर जगह की तरफ बढ़ना, जहां मॉन्स्टर्स ना हो। वुजन रास्ते में ट्रीज पर ऑरा फार्म करते हुए उस सेफ हेवन की तरफ चलने लगा। 1 महीना बीत चुका था। पहली बार जिंदगी थोड़ी बेहतर लग रही थी। जब चाहो सो सकते हो, ये फीलिंग अलोन ही किसी लग्जरी से कम नहीं थी इस आदमी के लिए। इस हार्शेस्ट रियलिटी में आए 1 महीना हो गया था और एडजस्टमेंट पीरियड सरप्राइजिंगली शॉर्ट था, क्योंकि वुजन पहले से ही सर्वाइवल में एक्सपर्ट था। पूरे महीने वो लाइट की तरफ बढ़ता रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो मजे के लिए लड़ाई ढूंढता फिरे। इस जगह पर थ्रिल के लिए जान जोखिम में डालना प्योर मैडनेस होती। फिर भी कभी कभी वो एट चुटती थी, खासकर जब भूख लगे। आज का ब्रेकफास्ट था एक जाइंट बैट, एक स्निक अटैक और बेचारा मॉन्स्टर गया। रूटीन के हिसाब से बॉडी कार्व की, मॉन्स्टर कोर निकाला और निकल गया। पिछले 1 महीने में उसने एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट डिस्कवर किया। उसकी पॉकेट में एक बैज था जिसके हिसाब से वो जिस बॉडी में था उसकी रैंक थी 3rd क्लास मर्सनरी। और हैरानी की बात, वो इस दुनिया की राइटिंग पढ़ सकता था। मर्सनरीज का एग्जिस्टेंस, आइडेंटिफिकेशन टोकन। इसका मतलब था कि कहीं ना कहीं लोग रह रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं। एक उम्मीद की किरण थी। महीने भर की जर्नी के बाद फाइनली वो लाइट दिखने लगी। मॉन्स्टर फ्री जोन के बाहरी इलाके में पहुंचते ही उसकी नजर जमीन पर पड़े एक मैन मेड ट्रैप पर पड़ी। इसका एक ही मतलब था, इंसान यहाँ है। वो तेज दौड़ा और थोड़ी देर बाद एक छोटे से वुडन हाउस के सामने था। 1 महीने की अकेलापन के बाद किसी इंसान से मिलने की एक्साइटमेंट अलग ही लेवल की थी। दरवाजा खटखटाया, अनलॉक्ड था। अंदर गया, आवाज लगाई, कोई नहीं था। डाइनिंग टेबल पर एक लेदर बाउंड बुक रखी थी, डेमोनिक रेल्म क्रॉनिकल्स। पढ़ने लगा और कंप्लीटली एंग्रोस्ड हो गया। इस दुनिया की हिस्ट्री, प्रैक्टिकल नॉलेज, सब कुछ बेहद केयरफुली रिकॉर्ड था। सर्वाइवल के लिए ये किसी ट्रेजर से कम नहीं था। इतना डूबा हुआ था कि उसे पता ही नहीं चला। घर का असली मालिक अंदर आ चुका था और उसके सिर पर एक लॉर्ड क्रॉसबो तनी हुई थी। वो एक बुजुर्ग आदमी था, वेरी शार्प और बिल्कुल गुस्से में। एक भी गलत हरकत और वो होल कर देता वो जिन के सिर में। वो जिन को भी आभास हुआ, बाहर से देखो तो वो रॉबर जैसा ही लग रहा था। उसने हाथ उठाए, शांति से एक्सप्लेन किया, बस क्यूरियस होकर आ गया था। बुजुर्ग को रीजन से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने वो जिन को जानवर की तरह भगा दिया। वो जिन ने टेंशन नहीं बढ़ाई, लेकिन जाने से पहले एक सवाल पूछा, क्या ये बुक बोरो हो सकती है? प्राइस दे सकता हूँ? बुजुर्ग ने पूछा। और अगर मैंने मना किया? वो जिन ने बेझिझक सच बोला, तो फोर्स से ले जाऊंगा। भाई साहब, ऑनेस्टली ये बड़ी हिम्मत की बात थी क्रॉसबो के सामने खड़े होकर। उसने ब्लेड की तरफ हाथ बढ़ाया। दोनों ने एक दूसरे को देखा लंबे टाइम तक। वो जिन को पूरा अंदाजा नहीं था बुजुर्ग कितना डेंजरस था, लेकिन एक बात पक्की थी, वो हारेगा नहीं। आखिरकार बुजुर्ग ने क्रॉसबो नीचे किया। एक पेटी थीफ बुक के लिए बार्गेन नहीं करता। उसने इंट्रोड्यूस किया खुद को, हेक्टर। वुजिन ने भी इंट्रोड्यूस किया, लेकिन उसका नाम यहाँ प्रोनाउंस करना मुश्किल था, तो वो बस जिन हो गया। हेक्टर का ऑफर था फ्री लॉजिंग और रीडिंग टाइम, बदले में घर के चोर्स। जाइन को ये डील बिल्कुल एक्सेप्टेबल लगी और इस तरह वो हेक्टर के घर में रहने लगा। बुजुर्ग ग्रफ था, लेकिन बुरा इंसान नहीं, खाना भी खिलाता था। उस रात गरम सूप मिली। पहले कौर में ही जाइन की आंखें भर आईं। सच में 12 इयर्स की नाइटमेयर के बाद किसी ने प्यार से खाना बनाया हो, वो फीलिंग वर्ड्स में नहीं आती। उसने सीरियसली सोचा, हेक्टर कहीं डिस्गाइज में एंजल तो नहीं है? हेक्टर रोज सनराइज पर शिकार पर निकलता था। एक दिन उसने बताया, वो उस मॉन्स्टर को ढूंढ रहा है जिसने उसके साथियों को मारा था। हेक्टर जितना स्ट्रॉन्ग और स्टोइक दिखता था, उतना ही नर्वस भी होता था हर बार जाते वक्त। जो भी मॉन्स्टर वो ढूंढ रहा था वो काफी पावरफुल था। जब हेक्टर बाहर होता, जिन क्रॉनिकल्स पढ़ता। इस कर्स्ड रेल्म की हिस्ट्री शुरू हुई थी नॉर्दर्न एम्पायर से। एक लालची किंग था जिसने एक अदरवर्ल्डली गेट को छू लिया। लेजेंड था कि उस गेट के पार क्रिएशन का सच और लिमिटलेस पावर मिलती है। जब उस ग्रीडी एम्परर ने जबरदस्ती
उस पावर को ग्रैब करने की कोशिश की, कैलेमिटी आ गई। उस गेट से अनगिनत पावरफुल मॉन्स्टर्स निकले और सिर्फ 9 साल में पूरा नॉर्दर्न रीजन डेमोनिक रियलम बन गया। ह्यूमैनिटी ने एकजुट होकर ऑर्डर अलायंस बनाई और एक बैरियर खड़ी की एक्सपेंशन रोकने के लिए। बुक में यूजफुल इंफॉर्मेशन भरी पड़ी थी। जितना डीप डेमोनिक रियलम में जाओ उतने पावरफुल मॉन्स्टर्स, जिनका अपना एक्सपीरियंस भी यही कंफर्म करता था। तभी अचानक हेक्टर वापस भागता हुआ आया। भागना नहीं, सिर्फ स्प्रिंट करना, जैसे जान पर बनाई हो। और पीछे वेयरवुल्व्स का पूरा पैक, उनका लीडर एक फेरोसियस बाइपेडल बीस्ट, बालों से ढका, वाइल्ड और बिल्कुल हंग्री। हेक्टर ने रुककर क्रॉसबो से बोल्ट्स फायर किए। उस अल्फा ने उन्हें अपने शार्प क्लॉज से उड़ा दिया, जैसे मक्खियां उड़ाई हों। मौत करीब आती जा रही थी। तभी जिन बाहर निकला। उसने ब्लेड निकाली और उस बीस्ट को देखा जो उस बुजुर्ग का पीछा कर रहा था, जिसने उसे खाना खिलाया, जगह दी। हेक्टर ने चिल्लाया, भागो जाक। जाइन भागा जरूर, लेकिन हेक्टर की डायरेक्शन में नहीं, बल्कि सीधे उस अल्फा की तरफ। बिना किसी इमोशन के, फुल फोकस, उसने जंप लगाई। मैसिव डिस्टेंस, ब्लिंक ऑफ एन आई। अल्फा ने उसे न्यूसेंस समझकर क्लॉ से हटाने की कोशिश की। तभी जिन ने उसका पूरा आर्म स्लैश कर दिया। फ्लैश और बोन एक्सपोज हो गई हुए। और फिर ब्लेड डीपर गई, डीपर डीपर, तब तक जब तक अल्फा वेयरवुल्फ क्लीनली 2 हिस्सों में न बांट गया। पूरा पैक फ्रीज। उनके लिए ये इम्पॉसिबल था। उनका अल्फा सबसे पावरफुल एक ही स्लैश में। हेक्टर की आंखें भी फटी रह गईं। ये नॉर्मल नहीं था, बिल्कुल नहीं। जिन ने साइलेंस तोड़ी, बड़े कैजुअली पूछा, ये अल्फा कितना स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर था? हेक्टर को लगा ये लड़का सीरियस है या मजाक कर रहा है। सब जानते हैं वेयरवुल्व्स कितने पावरफुल होते हैं। जिन ने नोट किया, फिर पैक की तरफ मुड़ा। करीब 40 वुल्व्स घर को घेरे खड़े थे। सबको एक एक करके मारना पॉसिबल था, लेकिन केयरलेस हुए तो नंबर्स प्रॉब्लम बन सकते थे। स्मार्ट मूव था। सेकंड इन कमांड का काम तमाम करो, बाकियों का मोराल खुद टूट जाएगा। वो इजीली आइडेंटिफाई हो गया। अल्फा के बाद सबसे बड़ा बिल्ड, ब्राउन हेयर्ड वेयरवुल्फ, सबसे आगे खड़ा था। जिन ने ब्लेड उठाई और उसके स्टांस से डेथ की एक ऑरा निकली। उस वेयरवुल्फ ने फील किया, जिन की आंखों में देखने की कोशिश की और फिर डर के मारे नजर हटा ली। एक स्कैर्ड पपी की तरह। दूसरे नंबर का वॉरियर भाग गया, खुद को बचाते हुए, बाकी पैक को पीछे छोड़ते हुए। पूरा पैक शर्मिंदा था अपने लीडर की इस कावर्डिस पर, लेकिन वो भी जानते थे जो इंसान अल्फा को डाइस कर सके उससे पंगा नहीं लेना। हेक्टर भी हैरान था। वेयरवुल्व्स जो अपनी प्राइड के लिए जाने जाते हैं, वो टेल्स टकड़ करके भागे। जाइन की नजर में एक्चुअली वो सेकंड इन कमांड स्मार्ट था। सिचुएशन असेस की, राइट कॉल लिया, रिस्पेक्ट। अल्फा का कॉर्प्स कार्व किया, उसकी पेल्ट हार्वेस्ट की, और हेक्टर ने बताया कि इस अल्फा पर एक्चुअली बाउंटी थी, 40 गोल्ड कॉइन्स। जिनको कॉइन्स का वैल्यू नहीं पता था तो उसने पूछा। हेक्टर ने बताया, 40 गोल्ड से 6 से 7 साल आराम से बिना काम किए जिया जा सकता है। रुको, एक ट्रैश मॉन्स्टर जैसे वेयरवुल्फ से इतनी बाउंटी? इसका मतलब जब पैसे चाहिए मॉन्स्टर्स मारो, पैसे कमाओ, कंफर्टेबल लाइफ। 12 साल की तकलीफ के बाद शायद एक आसान जिंदगी का रास्ता खुल रहा था। हेक्टर ने जिन को देते वक्त वेयरवुल्फ पेल्ट के साथ कुछ जर्की सिल्वर कॉइन्स की पाउच और एक पायनियर मैप दिया। टास्क था पायनियर विलेज जाना और वहां जेकब नाम के आदमी को यह सब बेचना। जिन ने हेजिटेट किया इतनी वैल्यूएबल चीजें लेने में, लेकिन हेक्टर ने कहा, यह बस बदले का फेयर प्राइस है। इस बीस्ट से मेरी पुरानी दुश्मनी थी, तुमने वो कर दिया जो मैं सालों में नहीं कर पाया। शुक्रिया। जाइन ने हाथ मिलाया, आभार जताया और अगले दिन निकल पड़ा। लेकिन जाते जाते उसे फील हुआ कोई नजर रख रहा है। और सच में वही कावर्ड वेयरवुल्फ उसके जाने पर नजर गड़ाए था। उसकी आंखों में कुछ था जो सस्पिशियस लग रहा था। पायनियर विलेज ज्यादा दूर नहीं था। पूरे एक दिन की वॉकिंग में वो पहुंच गया। पहली वॉल्ड सेटलमेंट, डिमोनिक रेल्म के बीचों बीच। मर्सनरी टोकन दिखाया, अंदर घुसा। विलेज अच्छी तरह स्टॉक्ड था, लेकिन लोग न्यूकमर्स को ज्यादा पसंद नहीं करते थे। डर्टी लुक्स मिल रही थी हर तरफ से। जिन ने इसे इग्नोर किया। इस दुनिया में हर कोई हाई अलर्ट पर है, समझ में आता है। यहाँ मॉन्स्टर्स से ज्यादा इंसान डेंजरस हो सकते हैं। इन्फॉर्मेशन के लिए वो सीधे पब गया। राउडी क्राउड में ब्लेंड होना आसान था। बारटेंडर ने बीयर ऑफर की। उसे ड्रिंक नहीं चाहिए थी, जेकब की इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। पास बैठे एक आदमी ने रिएक्शन दिया जेकब का नाम सुनकर। सेब काटते हुए उसने क्लेम किया, मैं ही जेकब हूँ। पहली नजर में जिन को फील हुआ इस आदमी का फेस किसी स्कैमर जैसा है। भाई, फेस रीडिंग मिस नहीं होती। फिर भी उसने कहा, हेक्टर ने भेजा है, वेयरवुल्फ हाइड बेचनी है। ये सुनते ही जेकब उचक कर खड़ा हो गया। नाइफ और एप्पल छोड़ दिए। उसने अस्यूम किया हेक्टर ने खुद वुल्फ मारा। जिन ने करेक्ट नहीं किया। जेकब ने हाइड इंस्पेक्ट की, कंफर्म किया रियल है। इसी बीच पूरे पब की अटेंशन उस वुल्फ हाइड पर थी। जेकब का शॉक सडनली एक ईविल स्माइल में बदल गया और अगले ही पल पूरे पब का राउडी क्राउड वेपन्स लेकर जिन को घेरे खड़ा था। तो हेक्टर को इसी जेकब ने बेट्रे किया था। उस स्कैमर ने बड़े मजे से पैलेट को हाथ में लेते हुए कहा, जाओ यहाँ से, ये यहीं रहेगा। जाइन ने एक लंबी सांस ली। पहली फीलिंग सही थी। स्कैम रेडार कभी झूठ नहीं बोलता। फिर भी उसने सिविली बात करने की कोशिश की। जेकब ने एक्सप्लेन किया, हेक्टर को अलाइव रखना, उसे सप्लाईज बेचना एक इन्वेस्टमेंट था जो लॉस में थी। ये हाइड उस लॉस की कॉम्पेंसेशन थी। जिन के मन में आया, बस अभी यहीं इस स्कैमर को खत्म कर दूं। लेकिन रुका, एक हाइड के लिए किसी इंसान को मारना उसे नहीं करना था। वो एक्चुअली वॉक करने ही वाला था, नाइस गाय मोड में। तभी जेकब ने उस पर बियर गिरा दी। यही फाइनल स्ट्रॉ था। वो जिन उठा, बार स्टूल गिरा और दरवाजे की तरफ चला, लेकिन बाहर जाने के लिए नहीं,
दरवाजा सील करने के लिए कुछ हैवी ढूंढने के लिए, फिर वापस मुड़ा और जेकब को डायरेक्टली बोला, अगर शुरू से ही स्कैम करना था तो पीठ पर नहीं गले पर वार करते। जैकब ने स्कॉफ किया। उसे अभी भी नहीं पता था क्या होने वाला है। उसने गन्स को अटैक का ऑन ऑर्डर दिया। जाइन ने उन्हें करीब आने दिया। ऐसे में काम जल्दी और आसान होता है। इन जैसे लोगों को मारने के बाद उसे कोई गिल्ट नहीं होगी। पहले गून ने स्लॉपी टेक्निक से स्टैब करने की कोशिश की। जिन ने पैरी किया, इतनी फोर्स से कि उसका पूरा आर्म ब्लेड समेत वाइब्रेट करने लगा। उसी स्टंड मोमेंट में उसका स्टमक कट और एंट्रेल्स बाहर। बाकी गूंस फ्लाइज की तरह गिरने लगे। एक बिग गाय एक्स लेकर आया। इंप्रेसिव फोर्स था, लेकिन टाइमिंग और स्किल का नामो निशान नहीं। जिन ने नियर बाय टेबल पलट दी उस पर। फर्नीचर और सूप में दब गया। जब उसने टेबल हटाने की कोशिश की तब तक उसका सिर जा चुका था। वुजिन ये सब इस तरह कर रहा था जैसे पार्क में मॉर्निंग वॉक हो रही हो। जेकब ने देखा और रियलाइज किया, इस लेवल का फाइटर इस छोटे इलाके में होता और उसे पता ना होता। इम्पॉसिबल, मतलब ये यहाँ का नहीं है। और अब जेकब को अपनी जान की चिंता होने लगी। फास्टेस्ट गून ने फ्लैंक्ड करके ड्यूअल ब्लेड अटैक ट्राई की। दोनों आर्म्स कट ऑफ। बॉल्ड ब्रॉलर अगला था। जिन ने शोल्डर बम्प से उसे रोल किया। लिटरली अपनी फिंगर्स उसके चेस्ट में घुसाई और फिर एक क्लीन स्लाइस में अपर लोअर बॉडी अलग। 1 मिनट से भी कम में पूरा गैंग साफ। जेकब ने केओस में भागने की कोशिश की। बाकी मैन को डिस्ट्रैक्शन के लिए चिल्लाया। दरवाजा ब्लॉक्ड था तो उन सब ने ग्लास विंडोज तोड़कर बाहर छलांग लगाई। शायद बच भी जाते, लेकिन बाहर एक और सरप्राइज था। एक स्नार्लिंग रेड वुल्फ उनका इंतजार कर रहा था। एक मॉन्स्टर विलेज के अंदर। ये कैसे? जेकब और गूंस दोनों तरफ से घिर गए। एक मर्डरस स्कैम विक्टिम पीछे, एक वोरेशियस बीस्ट आगे। जिन ने उस जायंट वुल्फ को कैजुअली देखा और उसे याद आया, वही कावर्डली वेयरवुल्फ, वही जो उसे जाते देख रहा था। वुल्फ की नजर उस पर टिकी रही काफी देर तक। जिन ने ठंडे दिल से उससे पूछा, क्या तू भी इन शेमलेस स्कैमर्स के साथ मरने आया है? तो ये वुल्फ, जिसने पूरी वुड्स में टेरर मचाया हुआ था, जो अपने पैक का सेकंड इन कमांड था, जिन की नजर पड़ते ही डर के मारे कर्ल अप हो गया, जैसे कोई बड़ा मस्कुलर आदमी अचानक बच्चा बन जाए। उसने विम्पर किया, जमीन पर लेट गया और बेली दिखा दी, एकदम ट्रेन्ड हाउस डॉग स्टाइल। घास पर लौटने लगा। टेल वगेल हो रही थी। पूरी एनर्जी गुड बॉय मोड में थी। जैकब और उसके गन्स ये सब देखकर इक्वली कंफ्यूज्ड और फ्राइटेंड थे। भाई, ये मॉन्स्टर है या कोई पेट शॉप से आया है? वुजिन को ये क्यूट सी एक्ट ऑनेस्टली बड़ी अनोयंस दे रहा था। उसके पास इन सब के लिए टाइम नहीं था। लेकिन जब देखा कि ये बीस्ट क्लियरली अडॉप्ट होना चाहता है तो उसने एक छोटा सा टेस्ट किया। जिन ने जेकब और उसके गूंस की तरफ पॉइंट किया और वुल्फ को ऑर्डर दिया, काट। और उसी सेकंड वो प्यारा टेल वैगिंग एनर्जेटिक डॉगो गायब हो गया। उसकी जगह आया वो फेरोशियस बीस्ट जो नियर बाय वुड्स का असली रूलर था। वुल्फ ने गूंस पर मर्सी का एक भी अंश नहीं दिखाया। फेसेस पर बाइट, मैक्सिमम पेन, फुल प्रेडेटर मोड। जिनको ऑनेस्टली ये एपेक्स प्रेडेटर वर्जन ज्यादा पसंद आया उस क्यूट एक्ट से। जेकब कोने में दुबका हुआ था, देख रहा था कि उसके गूंस किस हाल में हो रहे हैं। ग्राउंड लिटरली ब्लड से पेंट हो रही थी। ये सीन किसी हॉरर मूवी को भी शर्मिंदा कर दे। जैकब का ब्रेन डेस्परेटली एस्केप प्लान ढूंढ रहा था। उसने सोचा, जाइन बस एक स्ट्रॉन्ग फाइटर है और शायद कुछ अपोलोजिट से काम चल जाए। घुटने टेक दिए, हाथ जोड़ लिए, मर्सी मांगी, प्रॉमिस किया कि जो कहोगे करूंगा। ड्रामा फुल ऑन था, लेकिन जिन बेवकूफ नहीं था। उसने ब्लेड सीधे जेकब के सिर के पास पार्क की। थोड़ा सा स्कैल्प कट गया। जेकब 1 इंच भी नहीं हिला। पसीना बह रहा था, सांसें रुकी हुई थी। और इसी मोमेंट में जिन को कुछ याद आया। अर्थ पर उसका बॉस हुआ करता था। सैलरी डिले होती तो वो आदमी अपोलॉजी का ऐसा एक्टिंग मास्टर क्लास देता था जिसे देखकर ऑस्कर कमेटी भी इम्प्रेस्ड हो जाती। फैक्ट्री अच्छा नहीं चल रही, थोड़ा और वेट करो, हम सब मिलकर मुश्किल टाइम से निकलेंगे। और किम वुजिन, वो सॉफ्ट हार्टेड पुशओवर था। उसने हर बार माना, हर बार चुप रहा, हर बार बोट को रॉक नहीं किया। और नतीजा, 1 हफ्ते की डिले महीने भर की बन गई, महीने साल बन गए और आखिरकार वो प्रैक्टिकली फ्री में काम कर रहा था। जब उसने पे मांगी तो मैनेजर ने एक्टिंग भी बंद कर दी और सीधे स्नैप करने लगा। और ब्रांड न्यू गोल्फ क्लब्स के साथ घूमने वाला वो बॉस फाइनेंशियली टफ टाइम्स की बात करता रहा। एंड में वुजिन को ही सेल्फिश बोल दिया गया। वो जिंदगी, वो वीकनेस उसे दोबारा नहीं जीनी थी, कभी नहीं। जिन ने जानबूझकर जेकब से पीठ फेरी और जैसी उसे एक्सपेक्ट थी, जेकब ने तुरंत वो हिडन शॉर्ट ब्लेड निकाली और पीठ पर अटैक किया। बेट परफेक्ट था। जिन ने लाइटनिंग स्पीड से पलटकर उस स्नीक अटैक को परफेक्ट क्लैरिटी के साथ वेलकम किया। जेकब की रिस्ट पकड़ी, उसे स्ट्राइकिंग डिस्टेंस में अपराइट रखा। लोग जैसे जैकब, रिमर्स इनकी डिक्शनरी में होता ही नहीं। इस दुनिया में एक ऐसा इंसान कम हो जाए तो दुनिया बेहतर ही होती है। जाइन ने ब्लेड उठाई और जैकब का सिर धड़ से अलग कर दिया। टेरेंटिनो की किसी भी फिल्म से ज्यादा ब्लडी था वो मोमेंट। इस जिंदगी में किम वू जिन ने एक वाव किया था, कभी किसी का एडवांटेज नहीं उठने दूंगा। आज वो वाव पूरा हुआ। पूरा गैंग साफ हो चुका था। जिन ने उस म्यूट की तरफ देखा जिसने उसकी हेल्प की थी। अब इसका क्या करें? वुल्फ की सबसर्वियंस देखकर साफ था ये फॉलो करने का पूरा प्लान बना चुका था। उसने तो जेकब की कॉर्प्स से लूटेड कॉइन्स की पाउच भी सरेंडर कर दी जिनको, जैसे गिफ्ट दे रहा हो। साफ था कि ये टैग अलोंग करना चाहता है। वो उस इंसान के साथ रहना चाहता था जिसने उसके अल्फा को डाइस किया था। रिस्पेक्ट इन प्रेडेटर लैंग्वेज। ऑनेस्टली ये म्यूट काफी क्लेवर लग रहा था। ठीक है, साथ रहेंगे। मैसेकर के बाद जिन एक इन गया जहां रूम उसके नए फरी फ्रेंड को अकोमोडेट करने के लिए काफी बड़ा था। और उस रात परफेक्ट डीप रेस्टफुल स्लीप। जो लोग 12 साल से सो नहीं पाए वो जानते हैं, ऐसी नींद
नींद की वैल्यू वर्ड्स में नहीं होती। सुबह बड़ी रिफ्रेशिंग थी, लगा जैसे उड़ सकते हैं। स्कार्ड बॉडी को स्ट्रेच किया, बाहर एक स्ट्रीम पर गए, कल की लड़ाई के ब्लड के स्टेन्स धोने लगे और धोते धोते सोचने लगा आज पहली बार उसने किसी इंसान को मारा था, पूरे गैंग को मारा था। और सबसे सरप्राइजिंग, सबसे कंसर्निंग बात यह थी कि उसे जरा भी गिल्ट नहीं था, 1% नहीं। शायद इसलिए कि जो मरे वो स्कम थे? नहीं, असली रीजन वो नहीं था। जो इमोशन उसने उस वक्त फील किया वो वही था जो मॉन्स्टर्स को हंट करते वक्त होता है, एक इंटेंस इंडिस्क्राइबेबल थ्रिल। कुछ बदल रहा था उसके अंदर, शायद कोई कर्स था, लेकिन इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट था सर्वाइवल। एक बात क्रिस्टल क्लियर थी अब, इस नाइटमेयर वर्ल्ड में उसकी जिंदगी उस अनफिल्ड अर्थ की जिंदगी से बिल्कुल अलग होगी। कोई एब्सर्डिटी नहीं सहेगा, अबंडेंस में जिएगा, यही उसका नया मंत्र था। मूड को साथ लेकर वो निकला अगली ह्यूमन सेटलमेंट की तरफ, 5th पायनियर सिटी। वेयरवुल्फ पेल्ट का बायर अभी भी ढूंढना था। म्यूट को इंस्ट्रक्शंस दिए, पास रहो लेकिन साइट में मत आना, सिटी के अंदर ये ज्यादा अटेंशन अट्रैक्ट करेगा। क्रॉनिकल्स के हिसाब से मॉन्स्टर बाउंटी कलेक्ट करने के लिए नियरेस्ट ऑर्डर अलायंस ब्रांच विजिट करनी होगी और 5th में वो होनी चाहिए। ज्यादा टाइम नहीं लगा उसे ढूंढने में। एक प्रिस्टीन बिल्डिंग बीचों बीच सिटी के, फ्रंट डेस्क पर एक बोर्ड लुकिंग एम्प्लॉई था। जाइन ने कंफर्म किया सही जगह है और वेयरवुल्फ पेल्ट धड़ाम से टेबल पर पटक दी, बस बाउंटी कलेक्ट करनी है। एम्प्लॉई अनइम्प्रेस्ड था, लगा कोई डॉग स्किन लेकर प्रैंक करने आया है। लेकिन जब वेयरवुल्फ का पूरा डेड हेड सामने आया, उसकी आंखें लिटरली सॉकेट से निकलने वाली थीं। इस बार जाइन ने डिनाई नहीं किया कि उसने खुद मारा था। उसे एक अलग रूम में ले जाया गया, पोलाइटली वेट करने को कहा गया। कुछ मिनट्स बाद एक और एम्प्लॉई आया। अमाउंट बड़ी थी, इसलिए पेल्ट की ऑथेंटिसिटी कंफर्म करनी थी। एक्सपर्ट्स ने इंस्पेक्ट किया, ऑथेंटिक कंफर्म हुआ और रिवॉर्ड ऑथराइज हो गया। कॉइन्स की वो पाउच जो सामने आई, उसमें 6 से 7 साल की कंफर्टेबल लेजी लाइफ थी। जब कॉइन्स की चमक आंखों के सामने आई, हाथ कांपने लगे। हंटिंग का थ्रिल अलग था, लेकिन पैसे का थ्रिल वो भी कुछ कम नहीं किसी भी वर्ल्ड में। अभी वो अगले कुछ दिनों की कंफर्टेबल लाइफ इमेजिन ही कर रहा था कि रिवॉर्ड रिलीज करने वाले आदमी ने पूछा, एक और रिक्वेस्ट में इंटरेस्टेड हो? और जिन के कान खड़े हो गए। कैश और कहां से आए? स्टोरी ये थी, एक मॉन्स्टर ने नियर बाय क्वारी में घर बना लिया था और इसकी वजह से वर्कर्स काम नहीं कर पा रहे थे। वहां ब्लडस्टोन माइनिंग होती थी, उसके बिना पूरी सिटी की इकोनॉमी रुक गई थी। फाइनेंशियल रूइन की कगार पर था सब। इंटेल के हिसाब से ये मॉन्स्टर वेयरवुल्फ से भी स्ट्रॉन्गर था। जिन शायद इस जॉब के लिए सही आदमी था। क्वारी पर जिसने कब्जा किया था जवां, उसका नाम था मैड स्कल, एक ओवरसाइज्ड वॉर्टहॉग। बाउंटी 70 गोल्ड कॉइन्स। जिन ने क्रॉनिकल्स में इसके बारे में पढ़ा था, बल्कि उसने एक फेस किया भी था। जैसा नाम है, स्कल लिटरली ऑलमोस्ट अनब्रेकेबल था, लेकिन सबसे ट्रबलसम ट्रेट था उसकी रिलेंटलेस अग्रेशन, रॉ टफनेस और स्ट्रेंथ में वेयरवुल्फ इसके सामने बच्चा था। सच बोलें तो वूजिन को पहली बार इसे मारने में पूरा 1 महीना लगा था। 28 नाइटमेयर्स में 28 बार मरा, तब जाकर सीक्रेट पता चला। इन सब बातों को जानते हुए भी उसने जॉब एक्सेप्ट कर ली। अगला प्रे डिसाइड हो चुका था। अगली सुबह पूरी इंटेल लेकर किम वूजिन क्वारी की तरफ निकला। सुना था माइनिंग ऑपरेशंस बंद हो गई हैं, लेकिन एक एबंडेंट क्वारी का एटमॉस्फेयर एक्चुअली काफी अननर्विंग था। डार्क, ग्लोमी और एक ऐसी साइलेंस जो कानों को अनकंफर्टेबल करे। यहाँ ज्यादा रुकना ठीक नहीं था। जल्दी काम खत्म करो, जल्दी निकलो। वो मेन माइनिंग टनल की तरफ बढ़ा, तभी रुकना पड़ा। टनल के बाहर एक ग्रुप खड़ा था और उन्होंने कहा कि वो पहले आए हैं, जिनको अपनी टर्न वेट करनी होगी। भाई साहब, मॉन्स्टर हंट में भी क्यों? ये सुनकर जिन को जेन्युइनली अनॉयंस हुई, लेकिन ग्रुप के लीडर ने सजेस्ट किया, साथ मिलकर फाइट करो, कोई वेटिंग नहीं। ये क्लियरली एक मर्सनरी ट्रूप थी। जिन ने सोचा, अगर ये लोग मैड स्कल को खुद किल कर सके तो इतनी दूर आना बेकार हो जाएगा। वो इन लोगों से लड़ना नहीं चाहता था जो बस रोजी रोटी के लिए काम कर रहे हैं। लूट शेयर होगी, लेकिन शायद पीस बेहतर ऑप्शन था। हालांकि ट्रस्ट वो बाद में देखेंगे। उसने थोड़ी हॉस्टिलिटी के साथ पूछा, किसी अनजान को रिक्रूट करना चाहते हो क्यों? रेड हेयर्ड लीडर ने एक एम्बेरस चकल के साथ एडमिट किया, मैं परफॉर्मेंस से ज्यादा सेफ्टी को प्रेफर करता हूं। तुम्हें देखकर लगा मो ये स्ट्रांग है। जिन ने और हॉस्टिलिटी के साथ पूछा, स्ट्रेंथ कैसे पता चली? रेड ने बस साइड में पॉइंट किया, वो वुल्फ किसी वीक मास्टर को फॉलो नहीं करता। और वहां मट था, एक ब्यूटीफुल ब्लॉन्ड लेडी का चेहरा चाट रहा था पूरे एंथुजियाज्म के साथ। वो लेडी कह रही थी कि ऑर्डर अलायंस भी कभी किसी इंडिपेंडेंट वुल्फ को टेम नहीं कर पाई और ये यहाँ फ्रीली इस लेडी को लिक कर रहा है। जिन ने स्पेसिफिकली बोला था, छुपे रहो। लेकिन ये यहाँ ये फेस क्यों चाट रहा है? जल्दी ही रीजन समझ आया। मीट, उस लेडी के पास मीट था और इस शेमलेस क्रीचर ने बिना परमिशन, बिना गिल्ट एक बड़ा बाइट ले लिया, जबकि जिन ने इस दुनिया का प्रॉपर मीट क्विजीन अभी तक टेस्ट नहीं किया था। जानवर। मट ने शायद उसके मन की बात पढ़ ली। एक बड़ा बाइट लेकर उसने वो पीस जिन की तरफ उछाल दिया। वुल्फ सलाइवा और डर्ट से कवर्ड ग्राउंड पर परफेक्टली लैंड हुआ। पूरा ग्रुप स्टन्ड। जिन पिस था, लेकिन उसकी बॉडी ऑटो पायलट पर थी। हैंड्स खुद ब खुद उस डर्टी मीट की तरफ बढ़ने लगे। काफी टाइम हो गया था प्रॉपर मीट खाए। माइंड प्रोटेस्ट कर रहा था, बॉडी डेस्परेट था, और ठीक उसी मोमेंट में एक काइंड हैंड ने उसे रोका, डिग्निटी बचाई। वो लेडी जिसका मीट मट ने हाईजैक किया था, उसने चेयरफुली एक फ्रेश पीस निकाला, क्लॉथ में सील्ड, और जिन को दे दिया।
उस एग्जैक्ट मोमेंट में इस क्रूअल वर्ल्ड में पहली बार किम वू जिन को जेन्युइनली लगा गॉड्स एग्जिस्ट करते हैं। एक गॉर्जस गॉडेस उसके सामने खड़ी थी, मीट की गॉडेस। मर्क्स के साथ क्विक लंच हुआ और फिर पूरा ग्रुप उस माइनिंग टनल में घुसा जो मैजिक क्रिस्टल से इल्यूमिनेट था। जिन अभी भी उस लंच का स्वाद महसूस कर रहा था, सेवरी, थोड़ा स्पाइसी, इनकॉम्परेबल। मॉन्स्टर मीट सर्वाइवल के लिए था। ये एक एक्सपीरियंस था। गॉडेस ऑफ मीट ने फाइनली इंट्रोडक्शंस कराए। रेड हेयर्ड लीडर का नाम था जोनाथन, कैप्टन ऑफ ब्लैक मार्लिन मर्सेनरी ग्रुप, और गॉडेस का नाम था डिटम क्लैर। किम वू जिन ने पूरा नाम देना शुरू किया, फिर खुद ही रुक गया। बस जिन बोल दो। जब ग्रुप उस ग्रैंड क्लियरिंग पर पहुंचा जो माइनिंग एरिया के बीच में था, जोनाथन ने मार्च रोकी और काम शुरू हो गया। हर कोई अपना रोल जानता था। ट्रैप टीम नेट सेट करने लगी, स्पीयर टीम पोजीशंस पर गई। क्लेयर और कैप्टन एक इंपॉर्टेंट टास्क पर थे। जिन ने देखा दोनों के आसपास की हवा सडनली लाइट और अलाइव हो गई। क्लेयर ने अपनी ग्रिमोयर खोली। क्रॉनिकल्स में मैजिक का जिक्र था, लेकिन लाइव देखना बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस था। क्लेयर ने एक प्रेयर के जरिए अननोन पावर ड्रॉ की। इनकैंटेशन और मैजिक सर्कल्स से कैप्टन जोनाथन पर फेदर स्टेप कास्ट किया। जोनाथन मुस्कुराया, एज एक्सीलेंट एज ऑलवेज। क्लेयर ने वॉर्न किया, 3 मिनट बेस्ट केस, 5 मिनट वर्स्ट केस, जाओ सब रेडी रहो। कैप्टन जोनाथन कुछ डायनामिक स्ट्रेचिंग के बाद डीपर माइंस में दौड़ा, मैड स्कल को ल्यूर करने। जिन देख रहा था जोनाथन की स्पीड मैजिक से कितनी ऑगमेंट हो गई थी। मैजिक ऑनेस्टली कूल थी और जिन को एक नई इच फील हुई। क्लेयर जैसे मैजिक सीखनी है। कैप्टन के जाने के बाद भी डिसिप्लिन इंटैक्ट रहा, चेन ऑफ कमांड परफेक्ट था। ये एक वेल नेल्ड ऑपरेशन थी, सब जानते थे। एक भी मिस्टेक और सब ब्लिंक ऑन ऑफ एन आई में मर सकते थे। प्लान था मॉन्स्टर को ट्रैप में ड्राइव करो और सब फायर पावर उस पर पोर कर दो। प्लान बुरा नहीं था, लेकिन जिन स्केप्टिकल था। स्पेसिफिकली मैड स्कल के अगेंस्ट ये वर्क करेगा? कुछ ही मिनट में कैप्टन के फुटस्टेप्स की आवाज करीब आने लगी। जोनाथन ने ट्रैप टीम को सिग्नल दिया, स्मूथली होम बेस पर ड्रिफ्टेड बैक। ट्रैप टीम ने नेट्स खींचे पूरी स्ट्रेंथ से। मैड स्कल का मैड चार्ज इफेक्टिवली हॉल्ट हो गया। हर रोप पर मल्टीपल मसल्स थे। जब बोर स्टक हो गया, मर्क्स ने स्पीयर्स निकाले और हार्पून की तरह फेंके, मॉन्स्टर की थिक हाइड को पियर्स करते हुए। पेन से बोर ने ऐसी रोर की जो कानों को अनकंफर्टेबल कर दे। ट्रैप टीम थोड़ी फॉल्टर्ड, लेकिन खड़े रहे। लेकिन पेन और नेचुरल एग्रेशन से मेड स्कल ने सडन फोर्स जनरेट की जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। जाइन हाई अलर्ट पर था और देखा पूरी ट्रैप टीम लिटरली लिफ्ट ऑफ हो गई। रॉ स्ट्रेंथ में वो बीस्ट पूरे मर्सिनरी ग्रुप को कंबाइन करके भी आउटक्लास करता था। लैंड करने के बाद ट्रैप टीम ने फुटिंग रिगेन करने की कोशिश की, लेकिन कुछ की एरियाज में वीकनेसेस की वजह से बीस्ट रिस्ट्रिक्शन से फ्री हो गया और डायरेक्टली क्लेयर की तरफ चार्ज किया। क्लेयर घबराई, हरिडली मैजिक स्पेल लोड करने लगी, लेकिन जिन उस लेडी को जिसके पास इस वर्ल्ड का सबसे डिलिशियस मीट था, किसी रेकलेस बोर से मॉल होते नहीं देख सकता था। बिना एक भी हिंट ऑफ फियर के वो मैड स्कल के सामने आ गया। ओवरवेलमिंग फोर्स उसे लिटरली फ्लाई करने वाली थी, लेकिन उसने अपनी ऑरा गैम्बल की और बेयर हैंड से उस वायलेंट चार्ज को रोक लिया। क्लेयर ने देखा और चिल्लाई, ये क्या बोन हेडेड अप्रोच है? जिन ने सुना नहीं, सुनने की जरूरत भी नहीं थी। शायद वो इस पूरी दुनिया में उन फ्यू लोगों में था जो जानते थे मैड स्कल को प्रॉपर्ली कैसे टेक डाउन करना है। उसने टस्क्स को साइड में पुश किया, थोड़ा गैप बनाया, ब्लेड निकाली और चिन पर अपवर्ड स्लाइस मारी, हेवी डैमेज डील करने की कोशिश। लेकिन एक प्रॉब्लम, वो स्ट्रॉन्गर हो गया था, लेकिन स्टिल इसे एक हिट में खत्म करने जितना रॉ स्ट्रेंथ नहीं था। मैड स्कल का रिकवरी स्पीड भी सरप्राइजिंगली फास्ट था। डेडली टस्क्स ने फिर से जिन को टारगेट लॉक किया और उसने गार्ड डाउन कर दी थी। ब्रूटल स्टैबिंग होने ही वाली थी, तभी टाइमली सपोर्ट आया। क्लेयर ने उस पर फेदर स्टेप बफ कास्ट किया और उस मोमेंट में जब मैजिक ने किक किया, जिन लिटरली स्टन्ड हो गया। उसकी बॉडी इतनी लाइट हो गई जैसे 30 किलो का पैक किसी ने शोल्डर से उठा लिया हो। मैजिक, रियल एक्चुअल मैजिक, पहली बार उसने फील की थी। और ऑनेस्टली ये फीलिंग एडिक्टिव थी। नेस्ली, ये फीलिंग एडिक्टिव थी। नेस्ली, ये फीलिंग एडिक्टिव थी। फेदर स्टेप का इफेक्ट अभी भी बॉडी में था और जिन को फील हुआ कि अब वो इस पिग को सबसे एफिशिएंट तरीके से हंट कर सकता है। ब्लैक मार्लिन का बाकी ग्रुप उसकी पोजीशन पर कांग्रेगेट हो गया हेल्प ऑफर करने, लेकिन जिन ने कॉशियसली कहा, पीछे हटो, अकेले इस पिग को डाइस करना आसान होगा, कोई बीच में ना आए तो। एक्सपीरियंस के हिसाब से मैड स्कल को हंट करना सरप्राइजिंगली स्ट्रेट फॉरवर्ड था। नाम से जितना मेनेसिंग लगे, अल्टीमेटली है तो बस एक बड़ा पिग। हाँ, स्ट्रेट लाइन में सुप्रीमली फास्ट दौड़ता है, लेकिन लैटरल मूवमेंट बेकार। टनल से बाहर लाते वक्त वो बार बार दोनों तरफ की वॉल से टकराया, खुद ही फूल बनता रहा। एजिलिटी बफ के साथ साइड टू साइड मूवमेंट करो, उसका अनस्टॉपेबल चार्ज खुद रुक जाता है। बीस्ट ने कई बार खुद को एम्बैरेस किया और जिन उसकी एजिलिटी का पूरा फायदा उठाता रहा। डेस्परेशन में मैड स्कल ने बाइट करने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत स्लो था। हंट का दूसरा स्टेप, वो लॉन्ग सोर्ड जैसे टस्क्स उसके हाथ हैं, लेकिन इन्हें ब्लेड से नहीं काटा जा सकता। असली जूसी टारगेट था उन दोनों टस्क्स के बीच में। मॉन्स्टर का वीक पॉइंट, उसकी नाक। परफेक्ट टाइमिंग के साथ जिन ने काउंटर मारा और उस बड़ी एस नाक को बीच से चॉप कर दिया।
उसे ऑलरेडी पता था इसके बाद एक क्रेजी रैम्पेज आएगा, लेकिन वो वुंड हर मूवमेंट के साथ और इंटेंसिफाई होगा। अटैक करना इवेंचुअली इम्पॉसिबल हो जाएगा। जब मैट स्कल एग्जॉस्टेड हो गया, खून बहते बहते ड्रेन हो गया, तब जिन ने असली कार्नेज शुरू किया। पहले हाइंड लेग्स, स्लाइस, मोबिलिटी कट। चारों लेग्स जाने के बाद वो क्रीचर खड़ा भी नहीं हो सकता था, अटैक तो दूर की बात। इमोबिलाइज होने के बाद जब जिन कार्विंग कर रहा था, उसके चेहरे पर एक डिस्टर्बिंग स्माइल आ गई, जो देखने वाला देखे थोड़ा डर जाए। मर्क्स पीछे से पूरा फाइट फॉलो कर रहे थे, उस लोन स्ट्रेंजर की चिंता में। जब मैड स्कल का लास्ट डिच एफर्ट का आफ्टरमैथ देखा, सब शडर कर गए। क्लेयर दौड़ना चाहती थी चेक करने, लेकिन मट ने उसे रोका। कोई जरूरत नहीं। जिन वापस आया। मैड स्कल का कोई नामो निशान नहीं, और उसका मुंह सस्पिशियसली ब्लडी था। भाई साहब, मॉन्स्टर एसेंस स्नैक के रूप में खाने से खुद को रोक नहीं पाए। मैड स्कल प्रॉब्लम सॉल्व्ड। बाकी बचा बस पोर्क। कैप्टन जोनाथन ने अपनी पूरी मर्सनरी लाइफ में कभी नहीं सुना था कि किसी ने मैड स्कल को सोलो टेक डाउन किया हो। सब सेलिब्रेट कर रहे थे, तभी मट ने सबका अटेंशन खींचा, ग्राउल करते हुए। माइनिंग शाफ्ट से एक और मैड स्कल निकल रहा था, और पीछे कुछ और भी थे। एक मैड स्कल डील करना ही मुश्किल था। मल्टीपल, फ्लैट आउट इम्पॉसिबल। जोनाथन एक्सपीरियंस मर्क था। उसने खुद को कलेक्ट किया, आर्म्स उठाए, बॉयज को बैटल के लिए प्रिपेयर करने को कहा। लेकिन तभी क्लेयर ने इन बोन हेडेड बॉयज को रोका। माइनिंग शाफ्ट से निकले मैड स्कल्स एक कंसर्न्ड पेरेंट थी, और 2 पिगलेट्स। वो छोटे क्राइंग चॉन्कर्स ऑनेस्टली अडोरेबल थे। पेरेंट विजिबली अपसेट था, लेकिन अग्रेसिव नहीं, एक्चुअली सरेंडर कर रहा था, बेबीज को लेकर रिट्रीट कर रहा था। उन्होंने देख लिया था कि एक इंसान उनकी काइंड के साथ क्या कर सकता है, और उन्होंने डिसाइड किया कि जीना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मैड स्कल फैमिली ने क्वारी में घर बनाया था, बच्चों को वहां रेज करने के लिए। कैप्टन को ऑनेस्टली थोड़ा बुरा लगा एक फैमिली को ब्रेकअप करने पर, लेकिन थोड़ी रिलीफ भी थी कि ये समवॉट पीसफुली रैप हो गया। रात तक मिशन अकॉम्प्लिश्ड। विक्टोरियस ग्रुप 5th पायनियर सिटी वापस। ब्लैक मार्लिन्स लोकल पब में इकट्ठे हुए सिटीटा सेलिब्रेट करने के लिए, बिना किसी सीरियस इंजरी के मिली मैसिव जीत के लिए। और अब वो मोमेंट आया था जिसका सबको इंतजार था। बाउंटी रिवील। सबने ग्लासेस उठाए जबकि क्लेयर मनी बैग्स काउंट कर रही थी। सपोजिड रिवॉर्ड था 70 गोल्ड कॉइन्स, लेकिन टेबल पर 70 से काफी ज्यादा था। कैप्टन जोनाथन ने प्राउडली बताया उसने ऑर्डर अलायंस को थोड़ा प्रेशर दिया। मिशन था 1 मैड स्कल डील करना, लेकिन वहां 2 एडल्ट्स और पिगलेट्स थे। इनएक्यूरेट इंटेल। उसने ये सरप्राइज यूज किया, बिगर रिवॉर्ड डिमांड किया, और 70 गोल्ड को नेगोशिएट करके एक 110 गोल्ड कॉइन्स तक ले गया। जिन ने पूछा, टेक्निकली एक ही बीस्ट मारा, तो ये कैसे? कैप्टन ने प्राउडली रिवील किया। एक छोटा सा व्हाइट लाई बोला। उसके मेन ने इस मेथड को अप्रूव किया। अगर पकड़े नहीं गए तो जो क्लेम किया वही ट्रूथ बन जाता है। जिन को ऑनेस्टली ये इंटरेस्टिंग लोग मिले थे टीम के रूप में। जोनाथन ने अनाउंस किया, सारी अर्निंग्स का आधा जिन को जाएगा, आधा सारा काम करने के लिए। कैप्टन ने खुद एडमिट किया कि अगर जाइन नहीं होता तो पूरा क्रू डॉग्स डेथ मरता। रिवॉर्ड बढ़ा तो स्प्लिट भी डिसेंट था सबके लिए। ट्रैप थोड़ा फेल जरूर हुआ था, लेकिन क्लेयर का बफ हंट में ह्यूजली हेल्पफुल था। जिन ने क्लेयर की मैजिक की वजह से स्प्लिट एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं की। सेलिब्रेटरी मूड में उसने ऑफर किया, पूरी रात सबकी ड्रिंक्स वो पे करेगा। ब्लैक मार्लिन्स को हेवी ड्रिंकर्स कहना अंडरस्टेटमेंट होगा। कैप्टन खुद लिकर बैरल की तरह पीते थे। बॉयज राउडी हो रहे थे, शोर हो रहा था। तभी क्लेयर ने अपना सामान उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ी। जिन ने पूछा, कहाँ? क्लेयर ने कहा, मैजिक प्रैक्टिस करनी है। मैजिक की दुनिया को लेकर क्यूरियोसिटी पहले से थी। जिन ऑब्वियसली साथ चल दिया। क्लेयर ने सिटी के बाहर एक क्वाइट स्पॉट ढूंढा, शूज उतारे और मेडिटेट करने बैठ गई। वर्ल्ड की इनेट माना उसके थके हुए बॉडी के आसपास डांस करने लगी। दिन भर की यूज्ड एनर्जी रिप्लेनिश हो रही थी। हंट के बाद एग्जॉस्टेड थी, फिर भी ट्रेनिंग नहीं छोड़ी। जिन जेन्युइनली इम्प्रेस था, और अगले दिन जब उसने क्लेयर से मैजिक सीखने की बात उठाई, वो सरप्राइजिंगली अग्रीएबल थी। उसे वैसे भी जिन को कुछ गिफ्ट देना था। ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी। जब मैड स्कल ने क्लेयर को चार्ज किया था, जिन ने स्टेप अप किया था, अनलाइक अ सर्टेन यूजलेस कैप्टन। क्लेयर ने मेक श्योर किया कि जोनाथन ने उसकी कंप्लेंट्स क्लियरली सुनी। मेज को प्रोटेक्ट करना कॉम्बैट की बेसिक है, और वो फेल हुए। कैप्टन ने इंटरजेक्ट किया, मैजिक ओवरनाइट नहीं सीखी जाती और 2 दिन में 5th पायनियर सिटी छोड़नी है। क्लेयर ने आर्ग्यू किया, जाइन साथ चल सकता है। जोनाथन को लगा, इतना स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर हंटर मीडियोकर मर्क्स के पीछे क्यों आएगा? अ ब्रेव वुल्फ अलोन रहता है, उसकी जर्नी में इंटरफियर करना रूड होगा। लेकिन सच ये था, जिन का कोई फ्यूचर प्लान था ही नहीं। कैप्टन उसे बिना रीजन के फेस सेव करवाने पर फोर्स कर रहा था। लोन वुल्फ पर्सोना के साथ खेलते हुए उसने पूछा, ब्लैक मार्लिन्स अगले कहाँ जा रहे हैं? 4th पायनियर सिटी। एक बिग जॉब था वहां। जाइन ने ऑकवर्डली नजर हटाते हुए कहा, अरे मैं एक्चुअली वहीं जाने का प्लान कर रहा था। भाई साहब, ये इंसान मैजिक सीखना चाहता था और झूठ बोलने में एकदम टेरेबल था। क्लेयर और जोनाथन ने उसे फिडल की तरह प्ले किया, उसे फील कराया कि साथ आना उसका खुद का आइडिया था।
ही वॉज हुक्ड। उन्होंने वार्मली वेलकम किया, एक रिलायबल एलाई के लिए ग्रेटफुल होने का नाटक किया। जिन को ऑनेस्टली वो फीलिंग अच्छी लगी वेलकम होने की। अगला डेस्टिनेशन डिसाइड हो गया। 4th तक का सफर क्वाइट मोनोटोनस था। ब्लैक मार्लिन कैरावन डिसेंट पेस पर चल रही थी। साथ था एक टेरास्क, एक मॉन्स्टर जिसे सिलेक्टिव ब्रीडिंग से ट्रांसपोर्ट के लिए टेम किया गया था। ह्यूमैनिटी ने जिन कुछ मॉन्स्टर्स को टेम किया, ये उनमें से एक था। क्रॉनिकल्स में जिन ने पढ़ा था इनके बारे में। इसका साइज इतना था कि हॉर्स की जगह पैक एनिमल के रूप में इसे यूज करना ज्यादा प्रैक्टिकल था। लॉन्ग वॉक के दौरान कैप्टन जोनाथन मोराल मेंटेन करने में एक्सपर्ट था। रात को जिन क्लेयर की मेडिटेशन रिचुअल में ज्वाइन करता, कुछ नया ग्रास्प करने की पेन स्टेकिंग कोशिश करते हुए। मैजिक सीखना इतना फॉरेन था कि डजन्स ऑफ रीजंस थे कि ये हार्ड क्यों है। जो सबसे मुश्किल था, रेपिटेटिव एफर्ट। कुछ एरियाज में ग्रोथ सिर्फ प्रैक्टिस से होती है और वो प्रोग्रेस बेहद स्लगिश होती है। जिन के केस में तो स्टैग्नेशन पॉसिबल था। बार बार सेम चीज करो, कुछ नजर ना आए। वो पेन अलग लेवल का था, लेकिन जिन इस पेन का आदी था। किम वू जिन ने 12 साल तक डिमोनिक रेल्म में सरवाइव करने के लिए पेन एंड्योर किया था, बार बार मरकर उठा था। अब छोड़ना नहीं। एक ठंडी रात सीरीन वुड्स के बीच अकेले मेडिटेट करते हुए उसने अपनी पहली स्पार्क फील की। क्लेयर ने दूर से देखा और खुशी से दौड़ते हुए कंग्रेचुलेट करने आई। 10 पूरे दिन सिर्फ माना की फेंटेस्ट स्पार्क फील करने के लिए। क्लेयर ने ऑनेस्टली एडमिट किया वो स्लो साइड पर था, लेकिन प्रोग्रेस होती है, चाहे कितनी भी स्लो हो। कुछ लोग जिनमें बिल्कुल टैलेंट नहीं होता, वो पूरी जिंदगी माना सेंस नहीं कर पाते। सेकंड स्टेज के लिए क्लेयर ने पाउच से एक वायल निकाला, ब्लू लिक्विड, शाइनी। उसे मेटल कप में पोर किया, ग्लव्स पहने, प्रिपरेशंस डन। और फिर उसने कहा जिनको अनड्रेस करना होगा। जिनको नहीं पता था क्या होने वाला है, ग्लव्ड हैंड कहाँ जाएगी। उसकी इमेजिनेशन थोड़ी वाइल्ड हो गई। क्लोथ्स हटाने के बाद क्लेयर ने 2 फिंगर्स उस स्टिकी सब्सटेंस में डिप की और काम शुरू किया। उसकी पूरी बैक साइड पर एक इलैबोरेट मैजिक कॉन्स्ट्रक्ट ड्रॉ किया। ये माना इंजेक्ट करने के लिए एक पाथ बनाएगा। स्ट्रक्चर सॉलिडली कनेक्ट होने के बाद इंजेक्शन प्रोसेस शुरू हुई। क्लेयर ने मैजिक सर्कल को उसकी स्किन के ऊपर लेविटेट कराया और जेंटली एनर्जी डाली। तभी अचानक जिन का पूरा सिस्टम जोल्ट में आ गया। वो फीलिंग उस टाइनी विस्प से बिल्कुल अलग थी जो मेडिटेशन में फील हुई थी। उसके बॉडी के डीप इनसाइड कुछ था जो ब्लड से ज्यादा थिक था, इनविजिबल चैनल्स में फ्लो कर रहा था। रियल माना। क्लेयर ने कॉन्ग्रेचुलेट किया। मैजिक की दुनिया में पहला बिग स्टेप। मैजिक के 3 बेसिक स्टेजेस हैं। पहला, माना फील करना। दूसरा, उसे बॉडी के अंदर स्टोर करना। तीसरा, मैजिक को उसके इन्फिनिट फॉर्म्स में यूटिलाइज करना। फर्स्ट स्टेज पास हो गई तो आज रात सेकंड स्टेज। क्लेयर मना कंट्रोल करके उसके हार्ट तक पुश करेगी। एक किक स्टार्ट। जिनको ब्रेथ होल्ड करके सेंसेशन ग्रास्प करनी थी। एक प्रॉपर वेसल क्रिएट करना था बॉडी के अंदर मैजिक स्टोर करने के लिए। प्रिपरेशन कंप्लीट। क्लेयर ने एक हेफ्टी अमाउंट ऑफ माना उसके चैनल्स में शव किया। सब हार्ट की तरफ कोलेस होने लगा और तभी सडनली क्लेयर को एक ऐसी फीलिंग आई जो रोंगटे खड़े कर दे। जैसे वो एक इंसेक्ट हो और कोई डेंजरस सैवेज प्रेडेटर उसे प्रे कर रहा हो। एक किलिंग प्रेइंग मैंटिस जो अपने प्रे को रेकलेस अबैंडन के साथ कंज्यूम करती है, उसे एग्नी में स्क्रीम करने देती है। जब उसने अपने फेलो क्रीचर की लाइफ ले ली प्रेडेशन से, उस मैंटिस ने टर्न किया। क्लेयर की सोल में डीप देखा। 100 आंखों से क्लेयर रियलिटी में स्नैप बैक आई, कोर तक शेकन। उसने माना इन्फ्यूजन रोकने की कोशिश की, नहीं रुकी। उसका माना रिडिकुलस डिग्री पर ड्रेन हो रहा था। इस रेट पर वो ऑब्लिवियन में सक हो जाती। तभी मट था वहां। डेंजर सेंस करके उसने अपनी टेल क्लेयर के आसपास रैप की और उसे यांक करके खींच लिया। अगर वो रेड वुल्फ नहीं होता, क्लेयर एक ड्राइड अप हस्क बन जाती। उस क्लच सेव के लिए वो उस क्लेवर बिग फेला की हमेशा के लिए कर्जदार थी। जिन जब अनकॉन्शियसली उसे ड्राई करने के बाद होश में आया, क्लेयर घुटनों पर कोलैप्स हो गई थी। उसने वरीडली चेक किया, लेकिन क्लेयर का माइंड उस विजन में अटका हुआ था जो उसने देखी थी। कोई मिस्टेक नहीं हो सकती थी। वो हॉरिफाइंग सीन जिन के मेंटल वर्ल्ड से आई थी। मेंटल वर्ल्ड तब मैनिफेस्ट होता है जब किसी पर्सन की पावर और नेचर एक टैंजिबल शेप लेती है और वो उस इंसान की जिंदगी पर डिपेंड करता है। इतना ऑमिनस प्रेजेंस जिन के मेंटल वर्ल्ड में। इस आदमी ने कैसी जिंदगी जी है? वरीड और क्यूरियस, क्लेयर ने एक डायरेक्ट सवाल पूछा, क्या तुमने कभी इंटरनल कोर खाया है? जिन फेमिलियर नहीं था उस टर्म से। क्लेयर ने एक्सप्लेन किया, इंटरनल कोर्स वो क्रिस्टल्स होते हैं जो मॉन्स्टर्स की बॉडी के अंदर होते हैं। वही जिसे जिन मॉन्स्टर एसेंस बोलता था। जिन को कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी। उसने सिंपली एडमिट किया, हाँ खाता हूं कभी कभी। क्लेयर ने जेन्युइनली कंसर्न्ड होकर पूछा, कितने खाए हैं? जिन ने सोचा, करीब 10 साल से यही मेन फूड सोर्स था। नॉन स्टॉप हंटिंग। रफ एस्टिमेट शायद टेंस ऑफ थाउजेंड्स। उसे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी कभी। स्टमक ने कभी कंप्लेन नहीं किया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, नॉर्मली कोई इंसान इंटरनल कोर खाए तो या तो मर जाता है या खुद मॉन्स्टर बन जाता है। क्लेयर ने एक्सप्लेन किया, कर्मा ये एक टर्बिड एनर्जी है जो डेमोनिक रियल में एबंडेंट है।
जो लिविंग बीइंग इसे एब्जॉर्ब करे उसमें बिज़ायर एबिलिटीज और एनोमलीज डेवलप होती हैं। काफी कर्म एक्यूमुलेट होने पर एक न्यूक्लियस बनता है और मॉन्स्टर कोर बॉर्न होता है। अगले कुछ दिन क्लेयर ने जिन पर करीब से नजर रखी। एक पॉसिबिलिटी उसे बार बार बॉदर कर रही थी। इस दुनिया में कुछ एंटिटीज थीं जिन्हें कुछ लोग जानते थे, डार्क प्रिस्ट्स के नाम से। जब वो ऑन्थरवर्ड गेट खुली थी और मेलिसियस कर्म ने दुनिया को एंगल्फ किया था, कुछ इंसान थे जो मॉन्स्टर्स के पीछे हो लिए। उन्होंने बीस्ट्स को एंजल्स की तरह वर्शिप किया, रिचुअलिस्टिकली मॉन्स्टर कोर्स खाए और अपने फेलो मैन की सैक्रिफाइस दी। डेंजरस, ये वर्ड इनके लिए अंडरस्टेटमेंट था। और जाइन की कन्फेशन ने क्लेयर को उन्हीं मेडमैन की याद दिला दी, डार्क प्रीस्ट्स। उन जैसे ही उसने मॉन्स्टर कोर्स खाए थे, टेंस ऑफ थाउजेंड्स। लेकिन अगर वो एक्चुअली एक डार्क प्रीस्ट होता तो इस टैबू प्रैक्टिस को इतनी इजीली एडमिट नहीं करता, न ही किसी स्ट्रेंजर को अपना मेंटल वर्ल्ड दिखाता। ये ऑडिटीज उसे और भी स्ट्रेंज बना रही थी। और ऑनेस्टली सबसे बड़ा मिस्ट्री ये था, उसने ये ग्रोस चीजें पिकअप करके खाई ही क्यों। ट्रूथ ये था, जिन ने बस दूसरे मॉन्स्टर्स को कोर्स खाते देखा और कॉपी कर लिया। इतना सिंपल था, कोई ग्रैंड रीजन नहीं। अब जब ये सीक्रेट आउट था, क्लेयर ने इम्प्लोर किया कि लक पुश करना बंद करो, कार्मा फिल्ड कोर्स स्नैक की तरह मत खाओ जब तक मरना नहीं है। जिन ने सुना, लेकिन उसके पास एक परफेक्टली हेल्थी लिविंग एग्जाम्पल था जो उसकी थ्योरी को अपोज कर रहा था। वो खुद। क्लेयर की इन्फॉर्मेशन उतनी रॉक सॉलिड नहीं थी जितना वो मानती थी। हालांकि अगर थोड़ी सी भी सच्चाई थी तो लोगों को मारने के बाद गिल्ट न होना और लड़ाई की उस इंटेंस थर्स्ट का कनेक्शन उसकी डाइट से हो सकता था। उसने क्लेयर को अपीज करने के लिए कहा, ट्राई करूंगा। क्लेयर को पता था ये बंदा नहीं रुकेगा, तो उसने एक ऐसा एंगल यूज किया जो एक्चुअली काम करे। सिर्फ जान नहीं जा रही तुम्हारी, मैजिक यूज करने की पोटेंशियल भी सैबोटाज हो रही है। और जिन जेन्युइनली रुक गया। ये आदमी अपनी जान से ज्यादा मैजिक को प्रायोरिटी देता है। क्लेयर ने इलैबोरेट किया, उसकी करंट स्टेट में माना मैनिफेस्टेशन डिफिकल्ट होगा, लेकिन माना आर्ट्स वो कम से कम पॉसिबल होना चाहिए। अनफेमिलियर कॉन्सेप्ट सुनकर जिन की क्यूरियोसिटी पीक पर पहुंच गई। कुछ दिन बाद ब्लैक मार्लिन मर्सेनरी ग्रुप ने 4th पायनियर सिटी एंटर किया। प्लाजा में घुसते ही एक पैक्ड क्राउड था, सब आर्मर्ड, सब मर्सेनरी जैसे दिख रहे थे। क्वेस्ट का स्केल देखते हुए इतने पार्टिसिपेंट सरप्राइज नहीं करते थे। और पूरी ऑपरेशन की ओवरसाइट कर रहा था एक ट्रू ब्लू होली नाइट, ऊंचा माथा, माइटी स्काउल, होली नाइट रेमंड, और उसके मेन के लिए क्राउड ने रास्ता बना दिया। जिन ने उस व्हाइट हेड बिग शॉट को इवैल्यूएटिंग ग्लांस दी। इंटेंस ऑरा था उसमें, किसी रन ऑफ द मिल मर्सनरी से कंपेयर नहीं हो सकता था। एक बात सर्टेन थी, ये ऑर्डिनरी ह्यूमन नहीं था। लीडरशिप के अलावा क्राउड का एक और अट्रैक्शन था, क्वेस्ट का कॉन्ट्रैक्टर, गोल्डन बग वुल्फ। नाम सुनकर जिन ने अज्यूम किया कोई इंसेक्ट टाइप मॉन्स्टर मारना होगा। क्लेयर हैरान हो गई कि वो गोल्डन बग को नहीं जानता। वो इंसान डेमोनिक रियलम का ग्रेटेस्ट बिजनेस माइंड माना जाता था, एक टाइकून जिसके पास इतने एसेट्स थे कि दुनिया के रिचेस्ट लोगों में काउंट होता। कुछ समय पहले गोल्डन बग की सडनली सस्पिशियस डेथ हो गई थी। मर्डर के रूमर्स थे, लेकिन कॉन्क्रीट कुछ नहीं निकला। तो अगर गोल्डन बग मर गया तो इतने लोग क्यों इकट्ठे हैं? स्टोरी ये थी, गोल्डन बग के 2 बेटे थे, एयर्स। उन्होंने टाइकून की लेगेसी और वेल्थ इनहेरिट की थी, और अब किसी को वो मैसिव फॉर्चून एक सेफर सिटी बैरियर के अंदर मूव करनी थी। ब्लैक मार्लिन्स भी उस एस्कॉर्ट मिशन के कॉल पर आए थे, बाकी मर्सेनरी ग्रुप्स और लोन वुल्व्स के साथ। नो वंडर इतना क्राउड था, और ये लोग जस्ट इन टाइम अराइव हुए। कैप्टन जॉनथन ने एक्साइटेडली जिन को फ्रंट पर पुश किया। मोमेंट सीज करने का टाइम था। होली नाइट के सामने जॉनथन ने प्राउडली जेन को इंट्रोड्यूस किया। ग्रुप का टॉप डॉग, मैड स्कल सोलो किल किया, वेयरवुल्फ टेम किया, सब अचीवमेंट्स गिना दिए। और रूमर्स वो ऑलरेडी फैल चुके थे। फेलो हंटर्स उसे बुला रहे थे, हेड क्रशर। और ऑब्वियसली ये बज किसने जनरेट किया था बिना जिन को बताए? कैप्टन जॉनथन। थोड़ी नोटोराइटी अच्छी चीज है, चाहे नाम कितना भी टेरेबल क्यों ना हो। होली नाइट रेमंड ने एक ग्लांस दी और ब्लैक मार्लिन मर्सेनरी ग्रुप को 100 गोल्ड कॉइन्स का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। अगले दिन सनराइज पर डिपार्ट। कैप्टन हाइप्ड था, बस पेलोड मूव करने के लिए 100 कॉइन्स। जॉनथन जानता था गेम कैसे खेलते हैं, आधा पेमेंट लेबर के लिए, आधा सिर्फ जिन के राइजिंग नेम वैल्यू की वजह से। हेड क्रशर का नाम था, तो ये इमेज बन गई थी कि ये बंदा मॉन्स्टर्स के हेड्स क्रश करता है। जिसने भी ये नाम सोचा था उसकी नेमिंग सेंस बेकार थी, लेकिन जब तक पैसे मिल रहे हैं, जाइन को फेम से कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। और इस मिशन में एक एक्स्ट्रा बेनिफिट था, मना आर्ट्स सीखने का एक स्टेप क्लोजर। एक्सपीडिशन से एक रात पहले मर्सेनरी क्वार्टर्स में पूरी लाइफ थी। जब एक छत के नीचे बंच ऑफ मीट हेड्स हों तो एंटरटेनमेंट के लिए फाइट क्लब नेचुरली फॉर्म हो जाता है। कुछ मर्क्स किसी को भी बीट करने के लिए एचिंग कर रहे थे तो आपस में ही लड़ने लगे। क्लेयर कॉर्नर में खड़ी थी, ये इंश्योर करने के लिए कि जिन को पता हो वो क्या करने जा रहा है। फिस्ट्स रैप करते हुए वो अगले राउंड के लिए तैयार था। क्लेयर ने मेंशन किया, होली नाइट्स माना आर्ट्स में प्रोफिशिएंट होते हैं। जिन का प्लान था, इन लोगों का अटेंशन ड्रॉ करो, एक्सपर्ट से सीखने का अपॉर्चुनिटी सिक्योर करो। क्रॉनिकल्स के हिसाब से होली नाइट स्ट्रेंथ को सबसे ऊपर रिस्पेक्ट करते हैं। अगर रेमंड को उसकी प्रोवेस एक्नॉलेज करवा सको तो प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलेगा। और इस अरीना में
जहां फाइटर्स अपनी रेपुटेशन रिस्क करते हैं और ऑरा गैम्बल करते हैं, वो परफेक्ट स्टेज था किसी बिग शॉट का अटेंशन पाने का। पहली फाइट में ओपोनेंट क्लोज गैप करने के लिए ईगर था, क्लोज कम्बैटेंट था। जिन ने बिना ब्लिंक किए उस टेलीग्राफ्ड पंच को डॉज किया और एक लाइट टैप से उस बेचारे की जॉ तोड़ दी। फिर परफॉर्मेंस के लिए, क्राउड को शो देने के लिए, उसने ओपोनेंट का डिसोरिएंटेड हेड पकड़ा और अपने फोरहेड से उसकी स्कल बैश करने लगा। क्राउड हर सेकंड एंजॉय कर रहा था। हेड क्रशर का नाम सच में वर्दी था। पहला बॉट होली नाइट का अटेंशन ड्रॉ करने के लिए काफी था, लेकिन जाइन सेटिस्फाइड नहीं था। असली शो अभी शुरू होना था। होली नाइट को सीरियसली लेने पर फोर्स करना था, इसीलिए जब तक इग्नोर नहीं किया जा सकता, डब्स स्ट्रिंगिंग करते रहो, मल्टीपल मर्सनरीज, एक के बाद एक, ब्रूटल शो। उन्होंने हेड क्रशर बोला था तो हेड्स क्रश हुए। कई फाइटर्स को रेस्ट पर भेजने के बाद होली नाइट रेमंड कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, फुल अटेंशन के साथ देख रहा था। स्टेज पर एक डजन से ज्यादा लिम्ब बॉडीज पड़े थे। ऑपरेशन का लीडर अब साइलेंट नहीं रह सकता था, और जैसा जिन ने एक्सपेक्ट किया था, होली नाइट ने अपने बॉय रेक्स को कॉल किया हेड क्रशर की विन स्ट्रीक खत्म करने के लिए। अप्रेंटिस नाइट थोड़ा ऑफेंडेड था कि उसे एक मियर मर्सनरी से लड़ने का ऑर्डर मिला। प्लान प्रोग्रेस कर रहा था, एग्जैक्टली एज एक्सपेक्टेड। शो गर्म हो रहा था, और तभी होली नाइट के कॉल के रिस्पॉन्स में जिन ने रिफ्यूज कर दिया। बस ऐसे क्लेयर और कैप्टन जोनाथन के मुंह खुले रह गए। पूरा क्राउड जो हेड क्रशर के लिए चीयर कर रहा था, अनबिलीवेबल था उनके लिए। रेक्स तो और ज्यादा ऑफेंडेड हो गया, वो खुद रिफ्यूज करना चाहता था। होली नाइट रेमंड ने पूछा, क्या जिन फाइट से इंजर्ड है? जिन ने क्लैरिफाई किया, बिल्कुल टिप टॉप शेप में है। रेमंड ने आउट दिया था, लेकिन उसने नहीं लिया। अब वैलिड रीजन मांगा जा रहा था। जिन ने कहा, मैं बस एक हम्बल मर्सनरी हूं जो पावर और मनी के पीछे है। होली नाइट के अप्रेंटिस से फ्री में फाइट करके अपनी वेलबींग रिस्क नहीं कर सकता। पॉइंटलेस ड्यूअल की जगह बेट लगाओ, लेकिन बेट के लिए दोनों साइड्स को कुछ वैल्यूएबल प्रेजेंट करना होगा। होली नाइट किसी सेल सोर्ड से क्या चाहेगा? जिन ने एडमिट किया, वो इतना ग्रैंड नहीं है कि किसी की रेपुटेशन बूस्ट करे। हाँ, बाउंटीज से काफी पैसे जरूर जमा हुए हैं। क्राउड ने सुना और जोर से लाफ फूटा। होली नाइट के साथ गैम्बलिंग सजेस्ट करना, जो ऑनर के साथ जीता मरता है, ये सर्टेनली एक मूव था। रेक्स इंसल्ट से उबल रहा था। रेमंड ने उसे रोका और मनी बेट करने से डिनाई किया। इंस्टेड उसने डिमांड किया कि अगर जिन हारे तो फाइट के दौरान हुए किसी भी डैमेज की लायबिलिटी वेव करे। साफ था, रेमंड उसे बुरी तरह हर्ट करना चाहता था। रियल बैड। लेकिन जिन के लिए यह वंडरफुल था। हार्ड अर्न्ड मनी रिस्क नहीं होगी, और किसी स्नॉब को डायल भर के पीट सकते हैं। रेडली एक्सेप्ट किया। रेक्स ने फिस्ट्स बैंडेज किए, अरीना में एंटर किया, ऑडेशियस मर्क को नास्टी लुक देते हुए। दोनों ने एक दूसरे को साइज अप किया। फेलो मर्सनरीज हेड क्रशर के लिए चीयर कर रहे थे। कुछ ने तो पूरी फॉर्चून्स बेट कर दी उसकी जीत पर। क्लेयर वरीड थी, सिग्नल देना अगर ज्यादा हो जाए। जिन ने बस इतना कहा, ना, आइड विन। भाई साहब, कॉन्फिडेंस लेवल देखो। रेमंड ने रेक्स को ऑल आउट जाने का ग्रीन लाइट दिया। वो जानता था हेड क्रशर इजी ओपोनेंट नहीं हो। राइट फ्रॉम द स्टार्ट रेक्स ने मना अपनी पूरी बॉडी में सर्कुलेट किया। जो लोग नो में थे, उन्होंने माना आर्ट्स की इग्निशन देखी और जिन की विक्ट्री की सारी होप छोड़ दी। रेक्स ने एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया और गैप इंस्टेंट में क्लोज हो गया। जिन ने डेंजर लेवल रिकॉग्नाइज किया। ये रेड हेयर्ड ब्रूट बाकी स्मॉल फ्राइज से बिल्कुल डिफरेंट लेवल पर। रेक्स का एक्सप्लोसिव अटैक रिफाइंड, पावरफुल फोर्स से बैक्ड, बट टू बैक। वो जिन को ग्रेज ही क्लीन हिट लेना होता तो हेड स्मूथली ब्लो ऑफ हो जाता। इतने क्लोज डिस्टेंस पर माना आर्ट्स एक्सपीरियंस करके जिन की इंटरेस्ट और बढ़ गई। रेक्स ने उसे ऑफ बैलेंस पकड़ा। एक स्ट्रेट पंच ब्लॉक करने के लिए दोनों आर्म्स लगाने पड़े। एक्सेस पावर से वो स्लाइडिंग बैकवर्ड गया, ऑलमोस्ट एरिना से बाहर। रेक्स को खुद पर बड़ा अच्छा फील हो रहा था। क्राउड का कॉन्फिडेंस हेड क्रशर में वैन हो रहा था। जोनाथन वरीड था कि बेट के सारे पैसे जाएंगे। क्लेयर शायद अकेली थी जो जेन्युइनली उसकी वेलबीइंग की चिंता कर रही थी। रेमंड चुपचाप देख रहा था। रेक्स ने पेस बढ़ाई, रिलेंटलेसली पंचेस रेन करने लगा। मोमेंटम क्लियरली रेक्स की साइड पर था, लेकिन रेमंड को एक स्ट्रेंज फीलिंग आ रही थी। जब जिन बाकी मर्सनरीज से लड़ा था, तब ब्रूटल और सैवेज था। फाइट ड्रैग आउट नहीं की। रेक्स के अगेंस्ट वो एक्सट्रीमली पैसिवली मूव कर रहा था। कुछ अपहित स्लीव। रेक्स को नोटिस नहीं हुआ। वो समझ रहा था कि उससे हैंडल नहीं। उसने मना आर्ट्स फ्लेक्स किए, डिस्टेंस से पंचेस भेजे। जिन ने बेयर हैंड से पैरी की। मर्सनरी क्वार्टर्स का एक पोर्शन कोलैटरल डैमेज हो गया। किसी ने पहले होली नाइट के मना आर्ट्स को बेयर हैंडेड डिफ्लेक्ट होते नहीं देखा था। ओपोनेंट का आर्सेनल देख लिया था। अप्रेंटिस की कॉम्बैट पावर मेजर हो गई थी। अब क्या? ड्यूरेबिलिटी चेक। क्विक चेंज ऑफ पेस से रेक्स को ऑफ गार्ड पकड़ा। एक नास्टी पंच। अप्रेंटिस के सारे एयर निकल गए। नॉर्मल पंच, मना का एक हिंट भी नहीं, फिर भी डैमेज इमेंस था। रेमंड ने फाइनली फिगर आउट किया। जाइन सेफ नहीं खेल रहा था, ओपनिंग नहीं ढूंढ रहा था। वो फाइट को क्रैकहेड की तरह सेवर कर रहा था, अपना ड्रग ऑफ चॉइस एज लॉन्ग एज पॉसिबल लास्ट करने की कोशिश में।
जिन खुश था देखकर कि अप्रेंटिस डैमेज एंड्योर कर रहा है। शायद माना आर्ट्स से रेजिलियंस भी बढ़ाई जा सकती है। ये अब ऑनरेबल ड्यूअल नहीं रहा था। जिन एक इनह्यूमेन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने वाला था सबके सामने। एक माना आर्ट्स प्रैक्टिशनर कितने हिट्स एंड्योर कर सकता है, लेट्स फाइंड आउट। से पहले कि वो उस बेचारे को ऑब्लिवियन तक पमल करता, होली नाइट रेमंड ने बाउट रोका और अपने अप्रेंटिस की तरफ से सरेंडर कर दिया। प्रॉमिस था जिन की विश पूरी होगी, कोई और ब्लडशेड नहीं। जिन डिसअपॉइंटेड था, मूड बन रहा था अभी, और इस बजकिल नाइट ने इंटरफियर कर दिया। लेकिन प्लान सक्सेस था। क्राउड में मर्क्स ने अपने एक फेलो की विक्ट्री पर जश्न मनाया, लेकिन जबकि क्वार्टर्स सेलिब्रेशन और ग्ली से बजिंग था, गोल्डन बग वुल्फ की मैंशन पर माहौल ड्रियरी और स्ट्रेंज था। आधी रात में च्यूइंग और बाइटिंग की डिस्गस्टिंग साउंड्स आ रही थीं। गोल्डन बग के पहले बेटे डेरिक और दूसरे बेटे सेड्रिक हर तरह के मीट, व्हीट, डेकेडेंट फ्रूट्स और अल्कोहल से खुद को फैटन कर रहे थे। सिड्रिक ने कंप्लेन किया, रिचेस को वॉल के अंदर मूव करने के लिए 10 दिन बहुत ज्यादा हैं। डेरिक ने इस इनकन्वीनियंस का ब्लेम ऑनर्डर अलायंस पर डाल दिया। भाई, इन दोनों को देखकर लग रहा है कि बाप की फॉर्च्यून तो इनहेरिट हुई, लेकिन ब्रेन। डेरिक ने ऑर्डर अलायंस को ऑल टॉक नो सब्सटेंस बोल दिया, चाहे उनकी फैमिली ने उस ऑर्गेनाइजेशन में कितना भी पैसा डंप किया हो। लेकिन करते भी क्या, बस खाते रहो और प्रे करते रहो कि उनकी रैपिडली चेंजिंग बॉडीज 10 दिन तक होल्ड करें। भाई साहब, रैपिडली चेंजिंग बॉडीज बोल रहा हूं क्या? ये फ्रेज ही इतना सस्पिशियस था कि अलार्म बेल्स बजनी चाहिए थी, लेकिन किसी ने नोटिस नहीं किया। अगला दिन आया, मिशन ऑफिशियली स्टार्ट हुआ और साथ में शुरू हुई जिन की माना आर्ट्स लेसन, कर्टेसी ऑफ होली नाइट रेमंड। प्रिंसिपल सिंपल था, माना को एक बॉडी पार्ट की तरह यूज करो, अपनी फिजिक या वेपन एनहांस करो। थियोरेटिकली कोई भी थोड़े टैलेंट के साथ ये कर सकता है, लेकिन लेवल्स होते हैं। कुछ लोग कहते हैं माना आर्ट से माउंटेन्स और सीज स्प्लिट हो सकते हैं। रेमंड का सेक्रेड फायर स्लैश उस लेवल से अभी दूर था, लेकिन फिर भी वो बीस्ट था। डेमोन्स्ट्रेशन के बाद नियर बाय सारी वाइल्ड लाइफ डर के मारे भाग गई। रेमंड ने पीसफुली सोर्ड शीथ किया और उसका अप्रेंटिस रेक्स, वो रेमंड का बिगेस्ट फैन था, प्रैक्टिकली बाउंस कर रहा था उस डिस्प्ले पर। उसे रेडियंट एंड परफेक्ट होप ऑफ ऑल होली नाइट्स बोल रहा था। रेमंड को कभी इतनी प्रेज की पेशेंस नहीं थी, और रेक्स जानता था कब बॉस चाहता है कि वो हट जाए। साइडलाइन से ये देखते हुए जिन को एक फेमिलियर फरी फेला की याद आ गई। हाँ, मट भी एग्जैक्टली ऐसे ही था। रेमंड ने जो टेक्निक डेमोन्स्ट्रेट की, उससे एक मैसिव ट्री क्लीनली स्लाइस हुई। उस क्लिंगी अप्रेंटिस के अटैक से डेफिनेटली स्ट्रॉन्गर और पॉलिश्ड था, लेकिन जिन को ऑनेस्टली ज्यादा थ्रिल नहीं आया। उसे लगा था और फ्लैशी होगा और पावरफुल होगा। डेमोन्स्ट्रेशन के बाद रेमंड ने इंस्ट्रक्ट किया, फोकस करो, ट्राई करो, आर्म कैसे फ्लेक्स करें, वेन्स कैसे पॉप करें, मसल्स प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट करें, सब डिटेल में बताया। माना को मसल्स के अंदर होल्ड करने का विजुअलाइजेशन। क्लैर ने जो सिखाया था ये उससे काफी सिमिलर था, और सरप्राइजिंगली स्टेप्स फॉलो करने पर जिन ने अपने बॉडी के अंदर एक अनएक्सपेक्टेडली डीप वेल ऑफ माना टैप किया। काम और लाइट फ्लो था, कोई गलती नहीं हो सकती थी। ये वही माना था जो उसने क्लेयर से ड्रेन किया था। जैसे ही उसकी विल उस पावर सोर्स को टच किया, एक सडन चेंज आई। रेमंड लेक्चर दे रहा था ग्रेजुअल कंजम्पशन और बॉडी एक्लेमेशन पर, तभी उसने नोटिस किया उसके स्टूडेंट से एक पिक्यूलियर पावर एमिनेट हो रही थी। एक कॉमन मर्सनरी को माना आर्ट्स एक बार देखकर ही मैनिफेस्ट कर लेना हार्ड टू बिलीव था, और ये माना डेफिनेटली एनॉमली था। थिक, ऑमिनस, सफोकेटिंग। माना आर्ट्स का कलर और फॉर्म एक इंसान के मेंटल वर्ल्ड पर बेस्ड होता है, और ऐसी नेफेरियस पावर उसकी वेरी एसेंस का रिफ्लेक्शन थी। होली नाइट रेमंड ने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था, लेकिन जिन, उसे अपनी ऑडिटी से कोई इश्यू नहीं था। उसने ब्लेड ग्रिप की, डार्क माना से इन्फ्यूज किया और अपने मूव्स फ्लॉलेसली एग्जीक्यूट करके शो ऑफ किया। प्रोफिशिएंसी अभी लो थी, हर मूवमेंट में उस एफर्ट के हिसाब से एफिशिएंसी नहीं थी, लेकिन प्रैक्टिस से ठीक होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, वो कूल फील कर रहा था। रियल कॉम्बैट में इस फ्लैशी स्टफ को ट्राई करने का उसे बेसब्री से इंतजार था। मिशन के लिए मल्टीपल टेरेस्क्वेज डिप्लॉय हुए थे, सप्लाईज ट्रांसपोर्ट करने और वीआईपीएस को कैरी करने के लिए। क्लैर को जाइन की रेमंड के साथ ट्रेनिंग सेशंस के बारे में पता चला, और वो जेन्युइनली खुश थी उसकी प्रोग्रेस से। जिन ने मेंशन किया, प्रैक्टिस के दौरान क्लेयर की माना उसकी बॉडी के अंदर फील हुई। क्लेयर ने अश्योर किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, गिफ्ट समझो। जिन अभी भी उस माना की शेयर क्वांटिटी से डिस्टर्ब्ड था जो उसने क्लेयर से साइफन किया था, लेकिन उसी एम्पल स्टोलन सप्लाई की वजह से माना आर्ट्स जल्दी पिकअप हुई। तो हाँ, गिफ्ट ही था टेक्निकली। तभी रेक्स ने कॉन्वर्सेशन में बट इन किया, स्नाइडली रिमाइंड कराया कि जिन को लॉर्ड रेमंड का ग्रेटफुल होना चाहिए जो एक कॉमनर के लिए टाइम निकाल रहे हैं। साफ था, होली नाइट ग्लेजर अभी भी उस अरीना की एम्बैरेसिंग लॉस पर सॉल्टी था। जिन ऑफेंडेड नहीं हुआ, एक्चुअली एक्साइटेड हुआ। बोर्ड हो रहा था, डिस्ट्रैक्शन चाहिए था। अगर रेक्स का ईगो फिर ब्रूस हो जाए, शायद वो फाइट पिक करे।
अनफॉर्चुनेटली रेमंड वहां था, अप्रेंटिस को हटाया, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी खत्म की। रेमंड भाई फन स्पॉइल करते हो। कैरावैन आगे बढ़ रही थी, तभी टेरास्क के ऊपर एक टेंट से डिसरिस्पेक्टफुल कर्सेस सुनाई दिए। हाफ ईटन डिशेस विंडो से बाहर फेंकी जा रही थीं, वीआईपीज और खाना डिमांड कर रहे थे। जाइन क्यूरियस था, लेकिन रेमंड ने उसे इस एस्पेक्ट में इन्वॉल्व होने से मना किया। एम्प्लॉयर्स का यूजुअल पावर ट्रिप था। गोल्डन बग की डेथ के बाद डेरेक और सेड्रिक ने लिटरली हर घंटे बिंज ईटिंग बंद नहीं की थी। न्यू ऑर्डर्स में जरा सी डिले होती तो स्पॉइल्ड ब्रैट्स की तरह टैंट्रम। रेमंड का इफेक्टिव सॉल्यूशन था, इग्नोर करो। जिन को ये स्ट्रेस इंड्यूस्ड बिंज ईटिंग थोड़ी सुस्त लग रही थी। जितना एक्सपीडिशन का फूड सप्लाई ड्विंडल होता, उतनी उसकी वरी बढ़ती। एक फीलिंग थी जैसे कोई टेरिफाइंग मॉन्स्टर किसी नियरबी से बर्स्ट होने वाला हो। और जब वो सेंसेशन फाइनली पीक पर पहुंची, जायंट टॉर्टोइज जो सबको कैरी कर रहा था, सडनली वाइल्डली स्टैंप करने लगा, फ्रीक आउट करने लगा। एक फाइनल रोर और मैसिव थर्ड के साथ जमीन पर कोलैप्स। रेमंड को भी वो ऑड सेंसेशन फील हुई। उसे लगा गोल्डन बग के सन्स डेंजर में हैं। रेक्स को क्लोज रहने को कहा, ब्लेड ड्रॉ किया, माना आर्ट्स रन वाइल्ड, क्लाइंट्स की सेफ्टी टॉप प्रायोरिटी। रेक्स को टेरास्क काम करने का असाइन किया। किलिंग भी जरूरी हो तो करो, लेकिन जरूरत नहीं पड़ी। टॉर्टस पर रखा टेंट अंदर से मैसिव डार्क स्पाइक्स से डिस्ट्रॉय हो गया, टॉर्न, स्ट्रेच्ड, रिप्ड, और जो बाहर निकला एक टेंटिकल्ड ग्रोटेस्क क्रीचर। सिर्फ एक मुंह था और बोन क्रशिंग टीथ। क्लेयर ने आइडेंटिफाई किया अबोमिनेशन। अबोमिनेशन वही चीज क्लेयर ने जिन को वॉर्न किया था, एक इंसान जो डिमोनिक रेल्म के कारमा से मॉन्स्टर बन जाए। रेमंड ने डीप ब्रेथ लिया और उस डिस्टर्बिंग क्रीचर पर चार्ज किया। सेक्रेड फायर स्लैश पहले डेमोन्स्ट्रेशन से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग, शार्प, ब्राइट और पावरफुल। गोल्डन बग टेंट से निकला, अबोमिनेशन आधा हो गया, लेकिन आधा करना काफी नहीं था। रेक्स को एक्सपेक्ट नहीं था कि अटैक उसकी वे आएगा, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग था। उसने जो बचा था उसे 3 इक्वल पार्ट्स में सेपरेट किया। इतने सिवियर डैमेज के बावजूद मॉन्स्टर अलाइव था। रेमंड पैनिक करने लगा। रीजनरेट करने वाला एनिमी फेस करना टेरिफाइंगली कॉम्प्लेक्स था। रेक्स का ऐसे किसी अनफेयर ओपोनेंट से कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं था। उसने थ्रेट से आईज नहीं रखी और अगले ही मोमेंट वो ब्लड और गोर की फाइन मिस्ट में क्रश हो गया। उस ग्रोटेस्क मॉन्स्टर का लंच बन गया। सिर्फ उसका सोर्ड वील्डिंग हैंड इंटैक्ट रहा सबके सामने। हर कोई हॉरिफाइड था। वो अनोइंग था, लेकिन ऐसे जाने का डिजर्व नहीं था उसे, बिल्कुल नहीं। होली नाइट रेमंड यूजुअली स्टोइक था, लेकिन अपने मोस्ट लॉयल सबऑर्डिनेट को लंच बनते देखकर उसके अंदर की फायर जाग गई। ब्लेड में पूरा मना पॉर किया, टनल विजन उस अगली बैस्टर्ड पर जो रेक्स को चर्न कर रहा था। सेक्रेट फायर स्लैश का वो लेवल था जो उसने कभी रिलीज नहीं किया था। अबोमिनेशन डिसमेंबर हो गया छोटे छोटे पीसेस में। रेमंड उसके मुंह में घुस गया। रेक्स को उस स्लाइमी डेथ ट्रैप से रिट्रीव करने की होप में अभी भी बिलीव था कि उसका बॉय सेव हो सकता है। होली नाइट ने मॉन्स्टर के थ्रोट में क्लॉ किया, खोदा, अपनी प्रिस्टीन यूनिफॉर्म स्टेन की। इतना फोकस्ड था कि उसने नोटिस नहीं किया अबोमिनेशन अपना बॉडी रीबिल्ड कर रहा था। जिन ने टंग क्लिक किया, लगता है इंटरवीन करना पड़ेगा। रिफॉर्म्ड टेंटिकल्स रेमंड को रिस्ट्रिक्ट और ट्रैप करने वाली थी, लेकिन जिन ने उन्हें कट किया और रेमंड को हार्म्स वे से ड्रैग आउट किया। थोड़ी देर हो गई। रेमंड को आर्मर के गैप्स में माइनर इंजरीज थी। होली नाइट आउट ऑफ कमीशन था। कुछ मर्सनरीज ने सर्वाइवल की सारी होप छोड़ दी उस आउटलैंडिश क्रीचर को रिगल करते और रीजनरेट करते देखकर। चाहे कितना भी डैमेज हो, उनका विल टू फाइट ड्रेन हो गया। जिन के लिए ये पहला अबोमिनेशन था। उसने ब्रीफली सोचा, अगर वो मॉन्स्टर कोर्स खाता रहा तो क्या वो भी ऐसा बन जाएगा? वो बाद की प्रॉब्लम है, अभी इमीडिएट थ्रेट खत्म करनी है। फुल स्पीड पर जिन प्रैक्टिकली अनटचेबल था, चाहे टेंटेकल्स कितने भी डेडली हों। अबोमिनेशन की सीमिंगली इमॉर्टल कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ये बैटल ऑफ अट्रिशन बनने वाली थी। जिन ने डिसाइड किया, डैमेज डील करते रहो, स्टैमिना सेव करो और वीक स्पॉट ढूंढो। एक साथ बहुत कुछ जगल करना था, लेकिन स्किल और फिनेस थी उसके पास। क्लोज रेंज अटैक्स कब डिफेंड करनी है, कब डिफ्लेक्ट, वो जानता था। फिर भी एनिमी अनप्रिडिक्टेबल एंगल्स से पोक कर रहा था, कभी कभी ऑफ बैलेंस। थैंकफुली कैप्टन जोनाथन की लीड में बाकी मर्क्स यूजफुल बने। उतना फायर पावर नहीं था जितना हेड क्रशर का था, लेकिन नंबर्स का एडवांटेज था और क्लेयर थी बिहाइंड सपोर्ट में। उनका जॉब था, सेवर्ड पार्ट्स को पिन डाउन करो, रीजनरेशन रोको। क्लेयर की मैजिक सरप्राइजिंगली इफेक्टिव थी। पीसेस रीअटैच नहीं हो पा रहे थे। प्लेइंग फील्ड थोड़ा लेवल हुआ। जिन खुश था। मर्क्स अपना वेट पुल कर रहे थे। रीजनरेट न हो पाने से नास्टी अबोमिनेशन और पिस्ड हो गया। उसकी एनर्जी चेंज हुई, मेल्टिंग फ्लैश रिगल करने लगी और अंदर से कुछ हॉरिफाइंग रिवील हुआ। टॉर्चर्ड सोल्स के फेसेस। शायद ये फेसेस गोल्डन बग के ग्लटनस सन्स के थे। फॉर्म चेंज के बाद और टेंटिकल्स बनाए, पिन्ड डाउन पीसेस रिट्रीव करने के लिए। ऑर्डिनरी मर्क्स और उनका मैजिकली एनहांस्ड ब्लेड्स पर्याप्त नहीं थे, लेकिन जिन था री इंटीग्रेशन इंटरप्ट करने के लिए। इससे पहले कि अबोमिनेशन अपनी फुल पावर वापस पाए, वो हॉरिफाइंग फेस, ब्लीडिंग आईज के साथ उस पर एंग्रली स्क्रीच्ड, टंग एक फ्रॉग की तरह एक्सटेंड किया, फ्लाई कैच करने जैसे। जिन रेडी था डिफ्लेक्ट करने के लिए। उसने जोनाथन और बाकियों को वॉर्न किया, डिस्टेंस मेंटेन करो, लेकिन अबोमिनेशन समहाउ और स्ट्रॉन्ग हो गया था। ट्रू फेसेस इमर्ज होने से किसी एवोल्यूशन को ट्रिगर किया था। प्लान स्ट्रेट फॉरवर्ड था, हैक करते रहो, काफी करो तो
इंटरनल कोर खुद शो होगा। कैप्टन ने अश्योर किया। इस जॉब के लिए हायर किए मर्क्स फ्रॉड्स नहीं थे, मॉन्स्टर के अटैक पैटर्न्स स्टडी किए थे। जिन ने हेल्प वेलकम किया और अपना फ्रेशली लर्नड माना आर्ट स्टैप किया। मेन वैनगार्ड और मेन अटैकर, बाकी सब सपोर्टिंग रोल में। माना आर्ट से एनहांस्ड ब्लेड के साथ स्पीड और पावर सिग्निफिकेंटली अपग्रेड। स्लाइस और डाइस दिल भर के। जब उसने इनफ फैट ट्रिम किया उस ब्लोटेड बैग ऑफ गार्बेज से, बाकी मर्सिनरीज भी उस ब्लडी फेस्टिवल ऑफ ब्लेड्स में ज्वाइन हो गए। और जैसा जिन ने एक्सपेक्ट किया था, काफी हैक करो इंटरनल कोर शो होगा, जैसे ही उसकी नजर उस कोर पर पड़ी, गेम ओवर। उसने उसे आधा स्लाइस किया। अबॉमिनेशन का रैम्पेज कंप्लीटली हॉल्ट। सबने फाइनली रिलीफ की सांस ली। होली नाइट रेमंड ठीक उसी टाइम जागे जब एंडिंग देखनी थी। भाई साहब ने पूरी फाइट मिस की और एंडिंग देखने आ गए। क्या लीडर हैं। सब सेलिब्रेट कर रहे थे, जानते थे कि जब ये बात फैलेगी कि उन्होंने एक टेरिफाइंग एबोमिनेशन टेक डाउन किया, रेप्यूटेशन शूट अप करेगी। लेकिन जाइन वो चुपके से निकल गया था इंटरनल कोर लेकर, और किसी को पता नहीं चला, किसी को एक्सेप्ट एक सेक्सी नन शैडोज में छुपी पूरी फाइट सीक्रेटली वॉच कर रही थी। उसने लेमेंट किया, डेरेक और सेड्रिक अपने यूजलेस फादर से अलग नहीं निकले। पूरी फैमिली इनकॉम्पिटेंट थी उसके कॉज के लिए, लेकिन उसकी इंटरेस्ट अब शिफ्ट हो गई थी उस आदमी की तरफ जिसने उसका प्लान स्टाइफल किया था। क्यूरियस थी वो कौन है और वो टेंटेड इंटरनल कोर लेकर क्यों गया। एक्शन पैक्ड। दिन के बाद कैरावैन ने एक क्लियरिंग में कैंप किया। सब टेंट्स में थे, जिनको आउटडोर्स प्रेफर था। वहां उसने अपना एकमात्र लूट इंस्पेक्ट किया, वो इंटरनल कोर। श्योर हो गया कि कोई नहीं देख रहा, और उसने एक बाइट ले लिया। क्लेयर की एडवाइस विंड में गई। अगले ही मोमेंट उसका माइंड एक ऐसी मेमोरी में ट्रांसपोर्टेड हो गया जो उसकी थी ही नहीं। उसका साइकी किसी फैट इंसान के बॉडी में था, ऑल्टर पर गैग्ड और बाउंड। एक वुमन काले कपड़ों में इनकॉम्पिटेंट गोल्डन बग के बारे में बात कर रही थी। कुछ मीटर्स दूर एक और आदमी सेम पोजीशन में था। उस वुमन ने एनकरेज किया, जीना है तो प्रूव करो कि कितने स्पेशल हो। एक स्मॉल वायल निकाला, अननोन लिक्विड, और फैट आदमी की आंख में ड्रॉप किया। करप्शन इंस्टेंटली स्प्रेड पा पूरी बॉडी में। पेन माइंड ब्रेकिंग था, डिस्गस्टिंग प्रोसेस। और तभी जिन स्नैप आउट हो गया। ये वे टू रियल फील हुआ। उसका स्टमक टर्न किया और उसने गट्स थ्रो अप किए। ये बात बहुत रेयर होती है, लेकिन इंटरनल कोर खाने से कभी कभी उसके ओनर की फ्लीटिंग मेमोरीज मिल सकती हैं। ये मेमोरी शायद गोल्डन बग के किसी बेटे की थी। अब पता चल गया वो कैसे उस रिपल्सिव अबोमिनेशन बने। क्लेयर ने जिन को बताया था, अबोमिनेशंस कर्मा ओवरडोज से ओरिजिनेट होते हैं। उस विची वुमन का लिक्विड कॉन्सेंट्रेटेड टर्बिड कार्मा का फॉर्म था, और इसका डिसेंट चांस था कि उसने अभी एक डार्क प्रीस्ट को वर्क करते देखा। सोच ही रहा था, क्लेयर आ गई, टाइम टू लीव। क्लेयर ने उसे देखा, स्वेट में सोक्ड, पेल एज अ गोस्ट। सस्पेक्टेड इंस्टेंटली सम। इस लड़के ने फिर से इंटरनल कोर खाया उसकी कांस्टेंट एडवाइस के अगेंस्ट। जिन ने डिबेट किया, बताऊं या ना बताऊं जो देखा। मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती थी, जब तक ज्यादा पता ना चले सीक्रेट रखना सेफर था। और वो विच उसने बिना जिन के शार्प सेंसेस को टिप ऑफ किए उस पर नजर रखना जारी रखा। हर एक्शन ऑब्जर्व किया। कंफ्यूज थी, कोई रैंडम गाय ऑर्डर अलायंस के लिए काम करते हुए रॉ इंटरनल कोर्स खा रहा है। क्या वो फिर मिलेंगे, और जब मिलेंगे एलाइज होंगे या एनिमीज। सनराइज पर होली नाइट रेमंड ने उन सबके लिए फ्यूनरल होल्ड किया जो अटैक में फॉल हुए। प्रेयर्स ऑफर किए, ईया को, गॉड ऑफ हार्मनी को, रेक्स को पे किया रिस्पेक्ट। उसकी ब्रेवरी और डेडिकेशन टू पीस को रिकॉग्नाइज किया। होप थी कि उसका जाना इन वेन ना हो। जाइन एक बार उस आदमी से डुअल खेला था, बेस्ट इंटरैक्शंस नहीं थे, लेकिन इतनी कम उम्र में जाना शेम था। रेमंड ने ऊपर देखा, एक क्लिफ पर सन की रोशनी में ऑब्सक्योर्ड एक रेड वुल्फ ऑरा फार्मिंग कर रहा था। रेमंड ने रिस्पेक्टफुली एक नी ड्रॉप किया और थैंक्स दिए उस रीगल बीस्ट को। जिन ने पूछा, अचानक ये क्या कर रहे हो। रेमंड ने एक्सप्लेन किया, होली नाइट ऑनर्डर के व्यूज में रेड वुल्फ को IA, गॉड ऑफ हार्मनी का क्लोजेस्ट कंपेनियन माना जाता है। रेक्स के फ्यूनरल पर इसका अपीयर होना मतलब IA उन्हें कंफर्ट एंड रिकॉग्निशन दे रहे हैं। जाइन ने ब्लंटली कहा, वो बस मेरा पेट म्यूट है। रेमंड के कानों में ये ब्लास्फेमी जैसा साउंड किया। रेड वुल्फ को म्यूट बोलना उसके बिलीव्स के लिए स्ट्रेट अप इंसल्ट था। मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए जिन ने मट को थ्रेटनिंग लुक दिया। नाटक बंद करो, नीचे आओ। मट ने तुरंत क्लिफ से रन किया और अपने मास्टर के सामने स्टेडली खड़ा हो गया। रेमंड के लिए तो रेड वुल्व्स अनटेमेबल थे। जिन ने कैजुअली थोड़ा लोअर ड्रॉप किया, बस एक अल्फा वेयरवुल्फ मारा और ये एनोइंग म्यूट तब से पीछे लग गया। रेमंड ने अपनी पूरी डेमोनिक रियलम ट्रेवर्सिंग लाइफ में जाइन से ज्यादा पिक्चुलर कोई नहीं मिला था। उसने म्यूट को देखा, फिर उसके मास्टर को, और एक स्मॉल फेवर मांगा। अगर रेड वुल्फ का अभी तक कोई प्रॉपर नेम नहीं है तो ऑनर होगा अगर जिन उसका नाम रेक्स के नाम पर रखे। पहली बात, रेड वुल्व्स उनके ऑर्डर में सेक्रेड माने जाते हैं, उन्हें म्यूट कहना थोड़ा स्टिंग करता है। दूसरी बात, वो चाहते थे कि रेक्स की विल जो बिना रुके ईविल के खिलाफ लड़ती रही, पूरे डेमोनिक रियलम को प्यूरिफाई करती रहे। रेक्स की मौत वक्त से पहले हुई, पर उस वफादार अप्रेंटिस ने आखिरी दम तक अपनी तलवार नहीं छोड़ी। ऐसे इंसान की लेगेसी को एक सेक्रेड बीस्ट के जरिए आगे बढ़ाना, ये सच में एक सम्मान की बात होगी। जिन को कोई आपत्ति नहीं थी, बेचारे के लिए इतना तो कर ही सकते थे। उसने अपने पेट की तरफ देखा और पूछा, ठीक है तुम्हें। मोट भी रिसेप्टिव था, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इस तरह मोट का नया नाम हो गया रेक्स। फ्यूनरल रैप अप हुआ ही था कि एक बुजुर्ग आदमी आया और पूछा, क्या बुरे वक्त पर आ गया। रेमंड ने उसे पहचाना, एक अंधे बूढ़े गंजे एल्डर थे। जाइन को उनके गीजर के ऑरा से ही अंदाजा हो गया कि ये इस एरिया के हाईएस्ट अथॉरिटीज में से एक हैं। ये हड्डियों का बोरा
था तीसरे पायोनियर सिटी का एल्डर बो। होली नाइट रेमंड की लीड में फेल्ड मिशन के सर्वाइवर्स ने एल्डर को रिस्पेक्ट दिया। बुजुर्ग ने पोलाइटली माफी मांगी इस ग्रीफ के वक्त में आने के लिए, पर वो आए थे एक जरूरी काम से, गोल्डन बग के बेटों की मौत की इन्वेस्टिगेशन। उनके टोन से ये इम्प्लीकेशन साफ था कि सेड्रिक और डेरिक की मौत में एस्कॉर्ट मिशन के लिए हायर किए गए मर्सिनरीज का हाथ हो सकता है। जाइन को सस्पिशन वारंटेड लगी। क्लाइंट्स की मौत हुई एक मैसिव फॉर्च्यून की ट्रांसपोर्ट के दौरान। जो लोग पैसों के लिए जान दांव पर लगाते हैं उन पर शक होना नेचुरली तो बनता ही है। रेमंड अपने लोगों के सपोर्ट में टेस्टिफाई और एविडेंस प्रोवाइड करने के लिए तैयार था। एल्डर बो को उससे कोई इशू नहीं था, पर उनकी असली कंसर्न थी कि एयर्स अबॉमिनेशंस में कैसे बदल गए। जिन के बगल में चलते हुए उस गाइजर ने कमेंट किया, इस पूरे इंसिडेंट में मुझे डार्क प्रीस्ट की बदबू आ रही है। और अगर ये काफी डायरेक्ट नहीं था तो उन्होंने सीधे जिन का नाम लेकर पूछा, तुम्हारा क्या कहना है? जिन को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। डार्क प्रीस्ट का सस्पेक्ट होना, नहीं, ये उसे मंजूर नहीं था। दिन के आखिर में कैरावान को तीसरे पायनियर सिटी में एस्कॉर्ट किया गया। जिन और रेमंड को वित्रा अरीना में ले जाया गया, एक ट्रेनिंग ग्राउंड जो एक डिसेंट साइज्ड आर्मी के लिए काफी वेल इक्विप्ड था। एल्डर बो को ये आदत थी कि टैलेंटेड लोग छोटी उम्र से ही अपना टैलेंट दिखाते हैं, पर जिन वो कहीं से भी अचानक प्रकट हो गया था और एक के बाद एक मैसिव फीट्स पाइल करता चला गया। ऊपर से पायनियर सिटीज की रीसेंट मेमोरी का सबसे बड़ा इंसिडेंट उसी के इर्द गिर्द था। पेपर पर देखें तो इस राइजिंग स्टार पर थोड़ा वेरी होना नेचुरल था। जिन ने खुद माना, हाँ मैं शेडी लगता हूँ, और ऑनेस्टली बात करें तो मैं ओरिजिनली इस वर्ल्ड का हूं भी नहीं, पर फिर भी बूढ़े आदमी का स्पारिंग का रिक्वेस्ट थोड़ा आउट ऑफ लेफ्ट फील्ड था। रेमंड भी इस सो कॉल्ड स्पार के अगेंस्ट था। अभी अभी बैटल से निकले हैं, जिनको रिकवर करने का वक्त मिलना चाहिए, पर एल्डर बो ने प्रेशर डाला। कोऑपरेशन से इनकार किया तो क्रिमिनल चार्जेस लगेंगे। कंप्लीटली अनरीजनेबल। जिनको जेन्युइनली बुरा लगा, सिर्फ इसलिए इतनी मुश्किल में डाल दिया क्योंकि वो एबनॉर्मली स्ट्रांग था, और ऊपर से एक बूढ़े आदमी को पीटने का कोई एंथुजियाज्म भी नहीं था। एल्डर बो ने अपनी वॉकिंग स्टिक छोड़ी और जैसे जेन का मन पढ़ लिया। मेरी उम्र की चिंता करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने रिमाइंड कराया। एल्डर की पोजीशन उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ के मेरिट से हासिल की थी। जाइन को एल्डर की अचानक स्पीड से जेन्युइन शॉक लगा। अपने माना आर्ट्स ग्रेट बेल स्ट्राइक का यूज करते हुए एल्डर बो ने प्रैक्टिकली उसकी छाती केव करने की कोशिश की। जिन अरीना के पार उड़ा और एक आर्मरी वॉल से जा टकराया। रेमंड को याद आया, ओह जिन को बताना भूल गया, ये गंजे मंक्स, वित्रा के मंक्स स्किल्ड मार्शल आर्टिस्ट्स हैं और एल्डर इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग। क्लासिक रेमंड। एल्डर बड़े अम्यूज थे कि होली नाइट अपने मर्सिनरी की इतनी हेल्प करना चाहता है। इस रेट पर जेलस होकर मैं एक्सीडेंटली अपना स्ट्रेंथ कंट्रोल खो दूंगा, पर पहले स्ट्राइक ने जिन को वोकन अप कर दिया था। फॉलो अप के साथ वो कीप अप करने लगा। सिर कुचले जाने से बचाने के लिए हेड मूव किया। बूढ़े को दूर करने की कोशिश की, पर उसकी क्विकली ड्रॉन ब्लेड को बोज ने बेयर हैंड से कैच कर लिया। सच बात यह थी कि अगर एल्डर ने ठीक उसी स्पॉट पर हिट न किया होता जहां अबॉमिनेशन ने इंजरी दी थी, तो जिन बेटर शेप में होता। उसने बॉडी स्कैन किया और रुक गया। सरप्राइज्ड, कंप्लीटली हील्ड था। नॉर्मल कंडीशंस में अबॉमिनेशन से लड़ने की इंजरीज कम से कम 2 हफ्ते के बेड रेस्ट के लायक थीं। यहां तक कि एल्डर बोस की पहले स्ट्राइक का डैमेज भी अस्टॉनिशिंग रेट से हील हो रहा था। एक बहुत रियल पॉसिबिलिटी थी। अबॉमिनेशन का इंटरनल कोर खाने से उसकी ओवरपावर्ड रिजेनरेशन मिल गई थी। अगर ऐसा है तो ये जैकपॉट था, गॉड लेवल जैकपॉट। इस डिस्कवरी से रेव्ड अप होकर वो एल्डर की एग्रेशन से मैच करने लगा। बूढ़े का वो फ्रेल लुक कहीं गायब हो गया था। वो पूरी तरह फायर्ड अप थे। वो चाहते तो इस स्पार को और लंबा खींचते, पर बच्चों जैसा बिहेव करना उन्हें सूट नहीं करता था। हेड क्रशर की स्ट्रेंथ के बारे में जो रूमर्स थे वो कंफर्म हो गए थे। अब इन्वेस्टिगेशन का अगला फेज। अपना माइंड्स आई यूज करते हुए उन्होंने जिन की सोल को बहुत क्लोजली देखा। बहुत पहले एल्डर बो ने अपनी तीसरी आई अनलॉक करने के लिए 2 आंखें सैक्रिफाइस की थीं। उस सैक्रिफाइस के बदले मिली थी एक एबिलिटी, ह्यूमन सोल के एसेंस को पियर्स करना। इस गिफ्ट से वो कंफर्म कर सकते थे जिन डार्क प्रीस्ट है या कुछ और, शायद एक राइजिंग न्यू लाइट। एल्डर बो ने वही देखा जो क्लेयर ने देखा था जब उसने जिन की इंटरनल वर्ल्ड में झांका था। तीसरी आई की लाइट से उन्होंने सरफेस लेवल पर जो बीस्ट था उसे वैंक्विश किया और देखा कि उसके नीचे क्या था। जो दिखा वो उनके वाइल्डेस्ट नाइटमेयर्स से भी परे था। जिन की सोल को डिस्क्राइब करने का एक ही तरीका था, एक केज जिसमें डिमोनिक रेल्म के हर किस्म के रेजिडेंट्स भरे हुए थे। स्पार के बीच में ये एक्सरसाइज करना एल्डर के लिए शायद सबसे स्मार्ट मूव नहीं था। जिन ने उनकी स्टंट स्टेट का कोई फायदा नहीं उठाया। वो जानता ही नहीं था क्या हो रहा था, क्योंकि वो एल्डर बोस का माना सेंस नहीं कर पा रहा था। एल्डर ने सोल गेज अवर्ट किया, पर ड्रेड का फीलिंग रह गया। जिन की मेंटल वर्ल्ड अनप्लेजेंट से स्ट्रेट इनटू टेरिफाइंग। ये मिस्ट्री था कि इस यंग मैन का माइंड अब तक कोलैप्स क्यों नहीं हुआ। डार्क प्रीस्ट? बिल्कुल नहीं, ये एक कंप्लीटली डिफरेंट बीस्ट था। एल्डर बोस रियलिटी में स्नैप बैक किए और सिंसियरली माफी मांगी अपनी रूडनेस के लिए। डार्क प्रीस्ट इन्फिल्ट्रेशन की पॉसिबिलिटी रूल आउट करने के लिए जिन की प्राइवेसी में इंट्रूड करना जरूरी था। एक बार कंफर्म हो गया कि वो दूसरी साइड के लिए नहीं था, तो अरीना में एक यंग वुमन आई। उसने इंट्रोड्यूस किया, सिंडी, गोल्डन बग की यंगेस्ट डॉटर। वो जिन को एक क्वेस्ट सौंपना चाहती थी जो डार्क प्रीस्ट से रिलेटेड था। जिन उसके और एल्डर बो के साथ नियर बाय फॉरेस्टेड एरिया में चला। सिंडी ने उसे फिल इन किया। थर्ड पायनियर सिटी
सिटी एपिसेंटर बनता जा रहा था अबॉमिनेशन इंसिडेंट्स का, और सराउंडिंग फॉरेस्ट्स डिमोनिक इन्फ्लुएंसेस से करप्ट हो रहे थे। कुछ घंटों की वॉकिंग और इंसिडेंट रिपोर्ट्स सुनने के बाद वो डेस्टिनेशन पर पहुंचे। जिन के सामने था एक ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर जो मॉन्स्टर कोर जैसा दिख रहा था पर बहुत बड़ा था, जमीन और पेड़ों से अटैच्ड। ये था एक रिफ्ट कोर, डिमोनिक रेल्म में कॉमनली फाउंड। ये चीजें कॉन्स्टेंटली मायाज्मिक कर्मा एयर में पंप करती हैं। कुछ सेलेक्ट प्रीस्ट्स इसके इफेक्ट्स काउंटरैक्ट करने के लिए डिप्लॉय थे, बिना रुके एयर क्लेंस करने के लिए प्रे कर रहे थे। प्लेग डॉक्टर्स रिफ्ट कोर की सरफेस रिंस कर रहे थे इसके इफेक्ट्स डैम्पन करने के लिए। सिर्फ इसी प्रैक्टिस से वो डिके का स्प्रेड रोक पा रहे थे। रिफ्ट कोर प्यूरिफाई करना आसान बिल्कुल नहीं था। जिन ने सोचा कार्मा की पावर नॉर्दर्न एम्पायर से दूर जाने पर वीकर होनी चाहिए थी। ह्यूमन सेटलमेंट के पास रिफ्ट कोर का अपीयर होना मतलब कोई नेचर के साथ टैंपर कर रहा है। डार्क प्रीस्ट जरूर इन्वॉल्व्ड है। अगर अबॉमिनेशंस और रिफ्ट कोर्स की संख्या इसी रेट पर बढ़ती रही तो थर्ड पायनियर सिटी, जिसे इंसानों ने इतनी मेहनत से बनाया, एग्जिस्टेंशियल डेंजर में आ जाएगी। वर्स्ट केस में सिटी फॉल एंड सेटलर्स वाइप आउट। एल्डरबो और सिंडी ने बिहाइंड द सीन्स काम किया था और फाइनली कुछ प्रॉमिसिंग लीड्स मिले थे जो सस्पेक्टेड डार्क प्रीस्ट बेस की लोकेशन की तरफ पॉइंट कर रहे थे। उन्हें जिन की हेल्प चाहिए थी 2 हफ्ते में एक एक्सटर्मिनेशन ऑपरेशन के लिए। कॉम्पेंसेशन, हाईएस्ट लेवल ऑफ पे। ऐसे बड़े लोगों से रिक्वेस्ट मिलना मतलब फाइनली उसकी मेरिट एक्नॉलेज हो रही थी। ऑपरेशन शुरू होने में 2 हफ्ते थे, इसलिए जिन ब्लैक मार्लिन्स के साथ उनके अगले स्टॉप तक चला। दिन के बीच में क्लेयर उसे लेक्चर दे रही थी कि कंफर्म डार्क प्रीस्ट्स को किस तरह की क्रेजी टॉर्चर और पनिशमेंट्स झेलनी पड़ती हैं। ग्रुप को युर्गस पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। एक वॉल्ड सिटी, और ये जगह किसी भी छोटे पायनियर सिटी से इनकॉम्परेबल स्केल पर थी। युर्गस को डिमोनिक रेल्म का सबसे सेफ प्लेस भी कहते थे। जिन ने मोमेंटरीली सोचा कभी यहाँ सेटल होकर रह सकता हूँ, पर अभी पीसफुल लिविंग का वक्त नहीं था। कैरावन वॉल्ड सिटी में एंटर करने से पहले शॉर्ट ब्रेक पर था। जाइन ने होली नाइट रेमंड को साइड में पुल किया और अपने अपकमिंग मिशन के बारे में बताया। फिर कैप्टन जोनाथन और बाकी ब्लैक मार्लिन्स को भी बता दिया। वो थर्ड पायोनियर सिटी वापस जाएगा एक क्वेस्ट के लिए। कैप को मर्सनरी बिजनेस की समझ थी। जॉब के बाद कॉमरेड्स अलग अलग रास्ते लेते हैं, फिर भी जब वो दिन आता है तो हमेशा थोड़ा सैड होता है। जोनाथन का अगला प्लान पीना और फिर और पीना। बाकी ग्रुप का भी यही हाल था। क्लेयर शायद एकमात्र थी जिसका आगे का रास्ता रीजनेबल था। वो सिटी में नई जॉब ढूंढने का प्लान कर रही थी। रीसेंट पे आउट्स ठीक ठाक थे, पर मैजिक टावर में एनरोल करने के लिए जितने पैसे चाहिए वो अभी भी बहुत दूर थे। जिनको मैजिक टावर टर्म अनफेमिलियर था। क्लेयर ने सेल्फ डेप्रिकेटिंगली एक्सप्लेन किया, मैं खुद को मेज कहती हूँ पर एक्चुअली एक एमेटर हूँ जिसने कॉमन नॉलेज इकट्ठा की है। स्किल्स बेयरली बिगिनर लेवल से आगे हैं। जो मैजिक उसने कॉबल टुगेदर की थी उससे लिविंग बना सकती थी, पर वो ग्रीडी और एम्बिशियस थी। क्लेयर को हायर क्लास मैजिक सीखनी थी, इसीलिए वो दिन रात मर्सनरी का काम करती थी। पैसे बचाओ, मैजिक टावर अटेंड करो, ड्रीम को रियलिटी बनाओ। क्लेयर बेसिकली अपनी फर्दर स्टडीज के लिए काम कर रही थी। जिनको ये जेन्युइनली एडमिरेबल लगा, और इस मोमेंट उसे लगा कि उसे पैसों की जरूरत क्लेयर से ज्यादा नहीं है। उसने गोल्ड कॉइन्स की अपनी सैक निकाली और पूछा, इतने काफी होंगे एनरोल करने के लिए? क्लेयर ने प्रोफ्यूजली रिजेक्ट किया, ये नहीं हो सकता, इतनी शेमलेस नहीं हूं। जिन ने इंसिस्ट किया, ये चैरिटी नहीं है, जो तुमने मेरे लिए किया उसका पेबैक है। क्लेयर के दोबारा मना करने से पहले ही जाइन ने वो हैवी सैक उसके हाथों में थमा दी। उसे यकीन था दोबारा मिलेंगे, शायद तब तक वो हाई क्लास मैच बन चुकी होगी। क्लेयर की आंखें भर आईं। इस लेवल की काइंडनेस उसे किसी ने कभी नहीं दी थी। दिल की गहराई से उसने थैंक्स कहा और प्रॉमिस किया एक दिन ये फेवर जरूर लौटाएगी। और इसके साथ जिन ने अपनी टेम्पररी मर्सनरी फैमिली को गुड बाय कहा। ज्यादा वक्त साथ नहीं बिताया था, पर जो बॉन्ड बना वो रियल था। एक अदरवाइज क्रूअल दुनिया में ये अच्छे लोग थे। होली नाइट रेमंड ने पहले ही जिन से बात कर ली थी। उसने उस पिक्यूलियर मर्सनरी को दूर से सनसेट में जाते देखा। रेक्स द रेड वुल्फ ने जिन को ज्वाइन करने से पहले एक फाइनल नोइंग लुक दिया। 2 हफ्ते बाद जिन ऑफिशियली उस मिशन में शामिल हुआ जिसका मकसद सस्पेक्टेड डार्क प्रीस्ट को खत्म करना था। एल्डर बो और सिंडी सिटी में रहे, पर उन्होंने अपने बेस्ट मैन डिप्लॉय किए। सिंडी ने जिन को रिक्रूट किया था, पर उस मर्सनरी पर उसे थोड़ा स्केप्टिसिज्म था। वो उन चंद लोगों में थी जिन्हें पता था कि जिन ने एक मॉन्स्टर कोर खाया था। फिर भी एल्डर बो ने फाइट करके जिन को ऑपरेशन में इंक्लूड करवाया। उन्होंने वेरीफाई किया था इस यंग मैन का डार्क प्रीस्ट से कोई कनेक्शन नहीं। पर सिंडी फर्मली बिलीव करती थी कि मॉन्स्टर कोर कंज्यूम करने से सेंस ऑफ सेल्फ का लॉस होता है। बेसिक कॉमन सेंस था। उसके अपने भाई उसी का शिकार हुए थे। गाइजर जिन को प्रोटेक्ट इसलिए कर रहा होगा क्योंकि उसे होप थी कि उसके करीब का कोई इंसान अभी भी ह्यूमैनिटी का कोई श्रेड रखता है। एल्डर बो को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया कि सिंडी पुराने जख्म को रेद रही थी। वो ये कॉन्वर्सेशन करना नहीं चाहते थे। सिंडी ने डिसरिस्पेक्ट के लिए माफी मांगी, पर एक वार्निंग भी दे गई। वो जिन का सीक्रेट अभी के लिए रखेगी, पर अगर उस आदमी की सैनिटी स्लिप हुई
तो उसे डार्क प्रीस्ट फ्रेम करके अपनी पूरी अथॉरिटी का फोर्स लाएगी और पनिशमेंट उस पर भी एक्सटेंड होगी जिसने उसे इस ऑपरेशन में लाया। एल्डर बो को वो जितना चाहे थ्रेटन करे। उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस था जाइन पर। उस बच्चे ने अनगिनत मॉन्स्टर कोर्स कंज्यूम किए थे, अनइमेजिनेबली स्ट्रांग बन गया था और मिरेकल की तरह अपनी मेंटल वर्ल्ड को स्टेबल रखा था। वो पुल थ्रू करेगा, इसमें कोई शक नहीं। जिन इस बात का जीता जागता सबूत था कि मॉन्स्टर कोर्स के इफेक्ट्स के बावजूद ह्यूमैनिटी को मेंटेन किया जा सकता है, पर दुनिया अब भी इस पॉसिबिलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। फिर भी एल्डर बो फर्मली बिलीव करते थे कि इस यंग मैन की पावर इस दुनिया में ग्रेट होप लाएगी, एक नए ईरा की शुरुआत। पहली एक्सपेडिशनरी फोर्स ने डिग्निटी और डिसिप्लिन के साथ मार्च किया। वो अपने सॉन्ग्स गा रहे थे और स्पीयर टिप्स बीट पर टैप कर रहे थे। देखने में काफी स्पेक्टाकुलर सिंक्रोनाइजेशन था, पर उनका मार्चिंग हिम एक अजीब आवाज से इंटरप्ट हुआ। सॉलिड रॉक किसी की स्कल तोड़ने की आवाज। हायर अप्स ने जो स्पेशल मर्सनरी हायर किया था वो लिटरली अपना सिर पत्थर से फोड़ रहा था, खुद को वूंड करके, अपना फोरहेड क्रैक करके जिन फ्रीली खून बहाते हुए काउंट कर रहा था। जब उसका काउंट 600वें सेकंड तक पहुंचा, उसका फ्लैश राइद करके खुद स्टिच्ड हो गया। उसने सोचा था कि ये अनइवेंटफुल मार्च उसकी नई रीजनरेशन एबिलिटी टेस्ट करने का परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। एक शैलो हेड वुंड हील होने में करीब 10 मिनट्स लगे। अबॉमिनेशन से मिला फ्रैक्चर थोड़ा मोर सीरियस था और वो 2 दिन में कंप्लीटली हील हो गया। टेस्ट नहीं किया, पर उसे लगता था सेवर्ड आर्म शायद 1 महीने में रिजनरेट हो जाए। यही वजह है कि वो मॉन्स्टर कोर्स खाने की हैबिट नहीं छोड़ सकता। कभी कभी एबिलिटी लॉटरी जीत जाते हो, और जिन ऐसा बंदा था जो हर लॉटरी टिकट खरीदता था। जिन इस एबिलिटी को एक्चुअल कॉम्बैट में इमीडिएटली यूज करने के लिए इचिंग कर रहा था। उसके एक्सपेरिमेंट्स की खबर मिशन के कमांडर तक पहुंची। सबने उसका हेड क्रशर निकनेम सुना था, पर किसी ने नहीं सोचा था कि इसका मतलब लिटरली अपना सिर क्रश करने की हैबिट होगी। जिन ने ग्राफिक एक्सपेरिमेंटेशन के लिए माफी मांगी, पर ऑर्डर ऑफ हार्मनी के एक्सपेडिशनरी फोर्स सुप्रीम कमांडर रोलैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं था, बल्कि वो जिन जैसे जीनियसेस से फैसिनेटेड थे। उनका मानना था जीनियसेस को थोड़ा अप इन द हेड होना ही चाहिए। एल्डर बो ने पर्सनली जिन को पिक किया था, तो वो जीनियस जरूर होगा। सब्जेक्ट चेंज करते हुए जिन ने कमांडर से पूछा, गेम प्लान क्या है? रोलैंड ने उसकी जीनियस इंपेशंस को एडमायर किया और स्ट्रैटेजी डिटेल की। प्लान था थर्ड पायनियर सिटी के नॉर्थ की तरफ बढ़ना, रास्ते में हर रिफ्ट कोर क्लियर करते हुए सेंटर की तरफ क्लोजिंग इन करना। ऑपरेशन की एग्जैक्ट ड्यूरेशन अनसर्टेन थी, पर गोल था 10 दिन में कंप्लीट करना। जिन ने आर्ग्यू किया, कवर करने का एरिया इतना बड़ा नहीं है, 10 दिन थोड़ा लॉन्ग है। रोलैंड ने अग्री किया कि नॉर्मली ये बहुत लंबा टाइम होता, पर उन्होंने कहा क्यों टाइमलाइन स्ट्रेच हुई है वो अभी पता चलेगा। रिफ्ट कोर्स की वजह से मॉन्स्टर टेरिटरीज एक्सपैंड हो गई थी। असल में वो अभी एक में एंटर ही कर चुके थे। जमीन में रहने वाला एक छोटा शार्प टूथ मॉन्स्टर कमांडर रोलैंड पर जंप करने की कोशिश में था, पर क्लोज आने से पहले ही आधा हो गया। डिमोनिक रेल्म के डीपर रेजिडेंट्स ह्यूमन टेरिटरी में इन्वेड कर रहे थे। इतने ऑडेशियस हो गए थे कि धूप में बिना डर के निकल रहे थे। अगले 10 दिन ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स के बीच नॉनस्टॉप ब्लडशेड होनी थी। कमांडर पर जो अटैक हुआ वो तो बस वार्निंग शॉट था। देखते ही देखते पूरी एक्सपेडिशनरी फोर्स को एक अंडरग्राउंड एम्बुश ने सब तरफ से कॉर्नर कर लिया। मॉन्स्टर्स नीचे से स्क्रीच करते हुए अटैक कर रहे थे। इनिशियल असॉल्ट ने उन लोगों को gnarly इंजरीज दी जो अनप्रिपेयर्ड थे। जिन ने बीस्ट्स को ऑब्जर्व किया। लीच रैट्स थे, पर जो लीच रैट्स उसे पता थे वो अंडरग्राउंड डिग नहीं कर सकते थे। सुप्रीम कमांडर रोलैंड ने इमीडिएटली डेमोन्स्ट्रेट किया कि उन्हें इस मिशन को लीड करने के लिए क्यों असाइन किया गया था। वो अनशेकेबल थे और उनका शॉट कॉलिंग क्रिस्टल क्लियर था। हर किसी की पोजीशन पर नजर रखते हुए उन्होंने जाइन को भी वार्न किया जब मल्टीपल लीच राइट्स एक साथ उसे टारगेट कर रहे थे, पर जिन ने फाइट बैक करने की बजाय वहीं खड़े रहने का डिसाइड किया। डजन्स ऑफ रोडेंट्स ने उसे बाइट और स्क्रैच करना शुरू किया। वो उससे चिपक गए और हर पॉसिबल तरीके से उसका फ्लैश टीयर करने लगे। कमांडर रोलैंड ने बैकअप देने की कोशिश की, पर नंबर्स ओवरवेलमिंग थे। जब वो पूरी तरह लीच रैट से कवर्ड और ऑब्स्क्योर्ड हो गया, तब जिन ने अपना प्लान एग्जीक्यूट किया। डैगर और अपने दांतों का यूज करते हुए उसने सिचुएशन रिवर्स की और एक रैबिट डॉग की तरह रैट फ्लैश में बाइट कर लिया। रैट लीचेस सोच रहे थे वो उसे सराउंड कर रहे हैं। असल में इस पूरे टाइम वो खुद उन्हें सराउंड कर रहा था। जिन ने ये इनसेन प्लान इसलिए बनाया था क्योंकि उसे नई एबिलिटीज इनहेरिट करनी थी। अंडरग्राउंड डिग करने की एबिलिटी कोई फ्लैशी नहीं है, पर फिश तो कर ही सकते हैं। उसे डेंजरस बीस्ट्स नहीं दिख रहे थे। उसे दिख रहा था मॉन्स्टर कोर्स का एक छोटा सा हिल जो डिवावर होने का वेट कर रहा था। हर बाइट इस तरह एम्ड था कि मैक्सिमम कोर्स एक साथ लिए जा सकें। इनहेरिटेंस ट्रिगर होने का चांस बहुत लो था। मॉन्स्टर स्किल गेन होना गारंटी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। पर यही था उसके 12 साल डिमोनिक रेल्म में सरवाइव करने का असली सीक्रेट। हाँ, वो बहुत बार मरा भी, पर वो बात अलग है। कुछ ही मोमेंट्स में उसने करीब 40 रैट लीच कोर्स स्टफ कर लिए और उसे फुल फील होने लगा। पर अनफॉर्चुनेटली आज उसका इनहेरिटेंस हिट रेट अबिस्मल था। डिगिंग एबिलिटी मिलने से पहले ही एक रैंडम सोल्जर ने लीच रैट्स को दूर भगा दिया और उसकी इनसेन एक्टिविटी को कवर अप कर दिया। जिन ने सोल्जर को पीछे रहने और फॉर्मेशन मेंटेन करने को कहने की कोशिश की। ऑडियंस के सामने सीक्रेटली रैट्स बिंज करना पॉसिबल नहीं था, पर इन नोजी सोल्जर्स को अपना काम से काम रखना नहीं आता था। उन्होंने उसे रैट पाइल से
यांक करके बाहर निकाल दिया। उसका रेस्क्यू इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि होली क्वायर ने अपना परफॉर्मेंस शुरू किया था। उनके वायलिनिस्ट कमांडर रोलैंड खुद की लीड में होली क्वायर ने पूरी एक्सपीडिशन फोर्स को बफ किया। हर परफेक्ट नोट हेवनली था और उसके इफेक्ट्स ड्रास्टिक। हर सोल्जर को लगा जैसे पावर ओवरफ्लो हो रही है। रैट्स को स्लॉटर करना ब्रीज हो गया। जिन ने भी क्वायर का इफेक्ट एक्सपीरियंस किया। स्टैमिना रिस्टोर हुई और डिफेंस सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड। ये होली सॉन्ग साउंड के फॉर्म में क्रैक थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिन ने अज्यूम किया था कि रोलैंड एक सोर्ड्समैन होगा। किसे पता था कमांडर एक सपोर्ट टाइप निकलेगा। रोलैंड एक ब्यूटीफुल ओवरच्योर परफॉर्म कर रहे थे और एक्सपीडिशन फोर्स एक पोटेंट काउंटर अटैक लॉन्च कर रही थी। रैट मैसेकर नाइटफॉल तक चला। कैंप सेटअप होने के बाद हर पार्टिसिपेंट का डेली परफॉर्मेंस रिकॉर्ड हुआ। इंडिविजुअल रिजल्ट्स रिवॉर्ड्स में रिफ्लेक्ट होंगे। उस रात कैंप में जिन के बारे में क्यूरियस कॉन्वर्सेशंस फैल गईं। वो पत्थर से अपना सिर फोड़ता है और खुद चलकर मॉन्स्टर पाइल में घुस जाता है। और अब कुछ सोल्जर्स ने उसे एक टेंट में डर्ट में खुदाई करते देखा। जिन डिसअपॉइंटेड था। इतने कोर्स खाने के बाद भी डिगिंग एबिलिटी मिस हो गई। कमांडर रोलैंड ने उसे डर्ट में बेंट ओवर देखा और पूछा, सब ठीक है? जिन ने सॉरी कहा, पर रोलैंड को उसके वियर्ड बिहेवियर से कोई इशू नहीं था। वो जिन के इंप्रेसिव रिजल्ट्स पर फोकस्ड थे। जब वो हॉर्ड में जंप किया था तो बहुत लोगों को लगा था वो गया, पर उसने टैंजिबल रिजल्ट से खुद को प्रूव किया। ऑफिशियल टैली के अकॉर्डिंग जिन ने अकेले 267 लीच रैट्स हंट किए। एवरेज सोल्जर ने 4-5 किल किए। आर्मी में शामिल होली नाइट्स भी 100 के आसपास कैप आउट हुए। जिन के नंबर्स ने कमांडर की नजर में उसे एक ट्रू जीनियस सीमेंट कर दिया। पर जिन खुद अपने नंबर से खुश नहीं था। अगर वो सीक्रेटली स्नैकिंग की बजाय सर्फ हंटिंग पर फोकस करता तो किल काउंट कुछ 100 और होता। रोलैंड टेंट में था तब जिन ने पूछा, कमांडर क्या सच में सपोर्ट फोर्स का हिस्सा है? रोलैंड को लगा जिन सपोर्टर होने के लिए बुली करने वाला है, पर जिन ऐसा नहीं कर रहा था। बस उसने अज्यूम किया था कि रोलैंड फ्लैशी फाइटर टाइप होगा। उसकी एक्सपेक्टेशंस सबवर्ट हो गई थी। कमांडर रोलैंड ने एडमिट किया, दिल से वो बैटलफील्ड पर तलवार चलाने वाले किस्म का इंसान है, पर ऑर्डर अलायंस में ज्वाइन करने की मेन वजह थी पीस के लिए फाइट करना। काउंटलेस लोगों ने डिमोनिक रेल्म के एक्सपेंशन की वजह से अपने घर और अपने प्रिय लोगों को खो दिया था। इस क्रूअल दुनिया में उसने वो रोल चूज किया जो ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए मोस्ट हेल्पफुल हो। सोर्ड्समैन के तौर पर वो एवरेज से थोड़ा ही बेटर था, पर म्यूजिकल स्किल्स टॉप टियर थी। जिनको रोलैंड की मोटिवेशन सुनकर जेन्युइन सरप्राइज हुआ। उसने सोचा था कि ये बंदा जीनियसेस से ऑब्सेस्ड एक अनोइंग दुड्ढा होगा। असल में वो बस एक डिसेंट इंसान था जो ह्यूमैनिटी के बेनिफिट के लिए अपना बेस्ट कर रहा था। जिन का कमांडर के लिए रिस्पेक्ट उस कॉन्वर्सेशन के बाद शार्पली बढ़ गया। 7 दिन गुजर गए। 10 डे डेडलाइन फास्ट अप्रोच कर रही थी। एक्सपीडिशन फोर्स ने सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस बनाई थी। नॉर्थ में डीपर एडवांस करते हुए रास्ते में न्यूमरस रिफ्ट कोर्स डिस्ट्रॉय किए। कोबाल्ट्स, रैबिट बीस्ट्स, जो भी नाम लो, सबको किल किया। जितना डीपर डिमोनिक रेल्म में गए इनकाउंटर्स उतने स्ट्रॉन्गर होते गए, पर मिरेकल की तरह सोल्जर्स का मोराले पहले से भी ऊंचा था। फ्रंट लाइंस पर एक आदमी पूरी आर्मी का वर्कलोड अकेले कैरी कर रहा था। मॉन्स्टर्स को एफर्टलेसली स्लैश करता जा रहा था। कोई भी किस्म, कोई भी साइज, जिनने हर उस मॉन्स्टर को कट डाउन किया जो रास्ते में खड़ा हुआ। वो इन बीस्ट्स को काइंडनेस से नहीं मार रहा था, वो ऑब्वियसली उनके जूसी मॉन्स्टर कोर्स के लिए मार रहा था। बट अनफॉर्चुनेटली एक पूरे हफ्ते में उसने जो भी कोर बाइट किया वो ड्यूड निकला। भाई का किस्मत भी कमाल की थी। कमांडर रोलैंड को जिन के फ्रंटलाइन एक्सप्लॉइट्स की रिपोर्ट्स मिली और वो फ्लैबरगास्टेड थे। वो हंसे बिना नहीं रह पाए। एक पूरी आर्मी एक सिंगल मर्सनरी से आउटडन हो रही थी। ऑर्डर अलायंस का प्राइड जरूर हर्ट हुआ होगा, एक होली नाइट ने असर्ट किया। ये हंसने वाली बात नहीं है। सोल्जर्स बहुत लैक्स हो गए हैं, जबकि जिन परफॉर्मेंस पॉइंट्स की अनगॉडली अमाउंट अमास कर रहा है। रोलैंड ने इसे पॉजिटिव तरीके से देखा। जिन की रिलायबिलिटी की वजह से 10 डे मार्क के इतने क्लोज आने के बाद भी बेयरली कोई कैजुअलिटी थी। डेस्टिनेशन बस कॉर्नर के आगे थी। अभी रेस्ट करना ही बेस्ट था। डीप डिमोनिक रेल्म में एक नाइटमेयर ब्लंट रोटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जमा हुई। डार्क प्रीस्ट समिट सेशन में था। एक मास्क्ड मैन पिछले कुछ दिनों में ऑर्डर अलायंस की प्रोग्रेस से डिस्प्लीज्ड था। उन्होंने इतने सारे रिफ्ट कोर्स प्लांट करके प्रैक्टिकली ह्यूमंस को खुद अपने बेस तक लीड कर दिया था। जिस विच नन ने गोल्डन बग सिबलिंग्स को अबोमिनेशन में टर्न किया था, उसने इंसिस्ट किया कि उनके चोजन यंगेस्ट सिबलिंग ने ऑलरेडी इस एग्जैक्ट सिनारियो के लिए काउंटर मेजर्स रख दिए थे। वो डिसअपॉइंट नहीं करेगा। वो यंगेस्ट जिसे उसने कॉल किया, उसे फर्मली बिलीव था कि डिफेंडर्स का हमेशा अटैकर्स पर एडवांटेज होता है। ये पेस्की ह्यूमंस थोड़ा अर्लियर रिएक्ट कर गए थे, पर उसके ग्रेट प्लान ऑफ डार्कनेस में कुछ नहीं बदला था। अगले दिन कमांडर रोलैंड के सामने एक वेनमस डिलेमा था। सामने था एक डेड एंड, एक मैसिव कैज़म जो एक्स्ट्रा ड्यूरेबल स्पाइडर वेब्स की इंट्रिकेट वीव से डेकोरेटेड था। नीचे डार्कनेस में छुपे थे जायंट स्पाइडर्स जो एक छोटी कार के साइज के थे। प्रीस्ट के अकॉर्डिंग डिमोनिक रेल्म की करप्टेड एनर्जी उस मैसिव होल में कॉन्सेंट्रेटेड थी। रोनाल्ड ने अपने कई सालों की सर्विस में ऐसी जगह के बारे में कभी नहीं सुना था।